आज मंच पर आज इस मंच पर कृष्ण बलदेव वैद की सृजन यात्रा के बारे में हिंदी के दो प्रयोगधर्मी, निर्भीक और प्रख्यात साहित्यकार बातचीत प्रारंभ करें। इससे पहले मैं वैद साहब और अतिथि विद्वानों का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। कृष्ण बलदेव वैद का जन्म डिंगा, अब पाकिस्तान में 27 जुलाई 1927 को हुआ। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की। ये बड़े बड़े लोग हैं इंडिया के साहित्य के, ये चारों। वे 1950 से 1966 के बीच हंसराज कॉलेज दिल्ली और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक रहे। 1966 से लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी तथा ब्रैंडाइज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य का अध्यापन किया। 80 के दशक में वे 4 सालों तक भारत भवन भोपाल में निराला सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। वैद साहब की 54 किताबों में 10 उपन्यास, 22 कहानी संग्रह, 6 नाटक, 1 निबंध संग्रह, 1 संचयन, अनुवाद की 11 किताबें, 4 हिंदी में, 7 अंग्रेजी में तथा 3 डायरी संग्रह शामिल हैं। लगभग 4 दशकों तक अमेरिका में रहने के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी रचनाओं पर पश्चिम प्रभावित और अश्लीलता का आरोप लगा, जबकि उन्होंने प्रवासियों के ठेठ मध्यम वर्गीय मन की स्मृतियों को आवाज दी। अकेलेपन का अवसाद, असुरक्षा की भावना से उपजी हताशा, संबंधों की जटिलता और उसका खोखलापन, कुछ न कर पाने की में जूझते स्त्री पुरुष संबंध उनके उपन्यासों और कहानियों के विषय रहे हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने सदा नए से नए भाषाई प्रयोग किए, जो पाठकों को चमत्कृत करने के अलावा हिंदी के आधुनिक लेखन में एक खास शैली के मौलिक आविष्कार की दृष्टि से विशेष अर्थपूर्ण है। आज इस संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी में वैद साहब के सृजन संसार पर चर्चा करने वाले हमारे अतिथि वार्ताकार आदरणीय ध्रुव शुक्ल जी की हिंदी के प्रख्यात कवि कथाकार हैं। आपने मध्य प्रदेश में साहित्य और कलाओं के माध्यम से हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण में विशिष्ट भूमिका निभाई है। इनके 3 उपन्यास उसी शहर में, अमर टाकीज और कचरा बाजार, कहानी संग्रह हिचकी, कविता संग्रह खोजो तो बेटी पापा कहाँ हैं, फिर वह कविता वही कहानी, एक बूंद का बादल, सुनो भारत, हम ही हम में खेलें और शायरी की किताब चांद मिटता नहीं मिटाने से प्रकाशित हुई है। आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा कथा अवार्ड, मध्य प्रदेश कला परिषद का रजा पुरस्कार, गांधी पीस अवार्ड फॉर लिटरेचर, कृष्ण बलदेव वैद सम्मान, अक्षर आदित्य सम्मान के अलावा भारत सरकार और रजा फाउंडेशन की फेलोशिप प्राप्त हुई है। हमारे दूसरे अतिथि वार्ताकार आदरणीय उदयन वाजपेयी जी भी हिंदी के प्रख्यात कवि उपन्यासकार हैं और अपनी अनूठी कहानियों, गद्य कविताओं और उपन्यास लेखन के लिए चर्चित रहे हैं। आपके कहानी संग्रह सुदेशना, दूर देश की गंध, रेत किनारे का घर, कविता संग्रह कुछ वाक्य, पागल गणितज्ञ की कविताएं, केवल कुछ वाक्य, उपन्यास कयास तथा 3 निबंध संग्रह, फिल्मकार मणि कौल के साथ संवाद की पुस्तक अभेद आकाश सहित अनेक लेखकों, दार्शनिकों, नाट्य निर्देशकों से हुए संवाद पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं, जिनमें वैद साहब से लंबी बातचीत की पुस्तक प्रवास और प्रवास विशेष उल्लेखनीय है। आप कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप, रजा फाउंडेशन पुरस्कार और स्पंदन पुरस्कार से सम्मानित हैं तथा सभ्यता, साहित्य और कला की प्रमुख पत्रिका समाज के संपादक हैं। अब मैं आदरणीय ध्रुव जी से आग्रह करूंगा कि वे इस संवाद श्रृंखला गोष्ठी को प्रारंभ करें। आदरणीय ध्रुव जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि हम दो मित्र वैद साहब पर कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। इसको लेके मैं बहुत आह्लादित हूँ। सबसे पहले तो मैं गर्भनाल न्यास का आभार प्रकट करता हूँ। गर्भनाल न्यास एक बहुत 15-20 सालों से सक्रिय संस्थान है। एक बहुत प्रतिष्ठित ई मैगजीन वो निकालता है और लंबे समय से वो प्रवासी भारतीयों और भारत के बीच में एक सेतु बना हुआ है। उसने पहली बार ये कोशिश की है कि वो एक हिंदी के बहुत बड़े लेखक की प्रवास गंगा में अपनी नौका डाले, और उस नौका में हम सब लोग बैठे हुए हैं जो दूर दुनिया के लोग हैं, दूसरे देशों में सुन रहे हैं, और भारत के लोग भी हैं। हम उस नाव में बैठेंगे और कुछ पतवार उद्यन चलाएंगे, कुछ मैं चला दूंगा, और वैद साहब के कुछ कथाकार पक्षों पर, व्यक्तित्व के पक्षों पर हम बात करेंगे। हम दोनों मित्र कम से कम ऐसे लोग हैं, और भी हमारे मित्र हैं, कि जिनका वैद साहब से बहुत लंबे वर्षों तक नाता रहा है। उनके मृत्यु के कुछ समय पहले तक, उदयन तो उनसे मृत्यु के पहले तक बहुत लंबी बातचीत करते रहे हैं, जो जिस पुस्तक का उल्लेख किया गया, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत है जो एक पूरे लेखक के प्रवासी होने पर और उसके कठिन परिश्रम संघर्ष पर एक बड़ा गहरा प्रकाश डालती है। वो पुस्तक मेरे ख्याल से हर लेखक को पढ़नी चाहिए। वो एक लेखक की बड़ी सुंदर यात्रा का विवरण देती है। जो वैद साहब तो बहुत मुखर रहे हैं, तो वो बहुत मुखरता से अपनी मजाक उड़ाते हुए भी बात कर सकते हैं, ऐसा उस पुस्तक में हुआ है। दूसरा ये कि हम दोनों आपस में कुछ बारी बारी से बात करेंगे। थोड़ी सी जगह उद्यन मेरे लिए निकालेगा, मैं उद्यन के लिए निकालूंगा, तो ऐसे चलता रहेगा। हम एक ऐसे समय में भी बात कर रहे हैं जब दुनिया में कोरोना काल है और प्रवास ही संकट में आ गया है। प्रवासी संकट में आ गए हैं, और वो यहां वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, और कभी कभी तो उनके हवाई जहाज भी क्रश हुए जा रहे हैं। वो एक तरह के संकट में है। लेकिन एक प्रवासी लेखक का जो दुनिया है, मेरे ख्याल से कृष्ण बलदेव वैद जो हैं, वो दुनिया के और खासकर हिंदी समुदाय के सबसे बड़े और संघर्षशील प्रवासी लेखक हैं। करीब हम लोग 30-35 वर्ष से उन लोगों को जानते हैं, और उनका मन परखने में हम लोगों को थोड़ी देर लगी। जब वो नए नए भोपाल आए थे, तो उनके निकट हम लोग गए, तो हम उनका मन परखते थे, और उनके स्वभाव में पैठ लगाने के लिए सबको थोड़ी सी देर लग जाती थी। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता हिंदी में ये है कि वो एक निष्ठुर कथा कला प्रवर्तक के रूप में जाने जाएंगे। उनके जैसा हिंदी में कोई दूसरा लेखक है ही नहीं। वैद की जो मनोभावना रही है, वे बचपन से ही अपने को एक तरह का विस्थापित मानते रहे, क्योंकि उनका जन्म एक अविभाजित भारत में पहले हुआ था, और फिर वो भारत विभाजित हुआ, और वो डिंगा में पैदा हुए थे जो अब पाकिस्तान में है। तो वो विभाजन उनको लगातार दौड़ाता रहा अपने जीवन में। वो विभाजन एक स्थायी भाव उनके जीवन में बना रहा। फिर चाहे वो अमेरिका गए हों और वर्षों रहे हों और बार बार भारत लौटे हों, लेकिन विभाजन की एक सीमा रेखा और उसका अंतर्द्वंद उनके जीवन में लगातार बना रहा। वो कहते भी रहे हैं, महसूस भी करते रहे हैं कि ये जो उनकी विभाजन की पीड़ा थी, ये उनके रूहानी अवसाद में और उनके अलगाव में वो जीवन भर बसी रही।
जैसे वो उसी पीड़ा की खोज करने वाले एक लेखक बने कि उसके कौन कौन से कोने कहां कहां दबे छिपे रह गए हैं, जहां भी उस पीड़ा के अंतर्द्वंद को, उसकी एकांतिकता को, उसके अनेकांत को वे खोज सकें। ऐसा वो करते रहे हैं। और वो सिर्फ अपने में ही ये नहीं करते रहे हैं, वो अपने को दूसरों में भी खोजते रहे हैं, और अपने में तो खैर वो खोजती रहे। दूसरा ये कि अमेरिका में वे अपने देश की यादों से कभी दूर नहीं हुए, ये उनका दावा है, बल्कि उन्होंने उस दूरी को अपना अनुभव बनाया। उदयन से बातचीत में ये बात उन्होंने कही है कि वो दूर देश में रहे, लेकिन उस दूरी को उन्होंने अपने अनुभव का हिस्सा बनाया और उसी में से अपने लिखने के विषय और कहें तो अविषय भी तलाशे, और अपने उपन्यास और कहानियों, डायरियों, निबंधों में उनकी कहें कि एक पूरी झांकी, उसका एक रेखा चित्र वो लगातार बनाते रहे। एक बात और उनके बारे में कही जा सकती है कि उन्होंने कभी दो देशों के बीच में अपने आप को बांटा नहीं। वो गए अमेरिका और भारत कई बार लौटे और फिर गए अमेरिका, लेकिन वे हमेशा एक, वो कहते थे कि मैं एक अनुमान मंदिर में रहता हूं। जैसे आजकल बहुत से लोग भारत में हनुमान मंदिर में रहते हैं, वैद कहते थे कि मेरा एक अनुमान मंदिर है, मैं जीवन का अनुमान लगाता हूं। और वो ये भी कहते थे कि मेरा जहां भी अध्ययन कक्ष है वो दरअसल मेरा एक क्रंदन कक्ष है, मैं उसमें अकेला विचरता हूं, तनाव में विचरता हूं, और मैं उसी में एक गहरा आलाप लेता हूं। और जैसा कि आप उनके जो पाठक हैं और उनकी कृतियों को पढ़ते होंगे, तो वो आलाप एक बहुत लंबा विलाप है जो तरह तरह की उनकी भाषा की द्रुत में, विलंबित में चलता रहता है। उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि वो पश्चिम के जो कुछ बड़े लेखक थे, जेम्स जॉयस, बैकेट, हेनरी जेम्स वगैरह, उनसे उन्होंने बहुत प्रेरणा ली थी। और उन्हें ऐसा लगता था कि बैकेट जैसे जो लेखक हैं, उनके उपन्यासों में जो परिवेश है वो उनके जीवन से काफी मिलता जुलता है। वे इन लेखकों को अपनी दुनिया से बहुत करीब पाते थे। एक और बात उनके बारे में कही जा सकती है कि भले ही उन्होंने अंग्रेजी की प्रोफेसरी को चुना, जीवन भर अंग्रेजी पढ़ाते रहे, और संभवतः सारे हिंदी लेखकों की दुनिया में उनकी अंग्रेजी सबसे अच्छी थी। उन्होंने अपनी कृतियों के स्वयं अनुवाद किए, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि पता नहीं उनके अनुवाद कोई कैसे कर डालेगा। लेकिन उन्होंने अंत तक अपने जीवन में हिंदी में लिखने को चुना। उन्होंने कभी अंग्रेजी में मूलतः लेखन नहीं किया। दूसरा ये कि एक दो बातें, हेलो, एक दो बातें और कहूंगा, जरूर कहो। एक दो बातें और कहूंगा, ये प्रारंभिक भूमिका सी है, जरूर उसमें उदयन उसमें जोड़ेगा कि विश्व साहित्य में आज दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि विश्व साहित्य की एक बहुत बड़ी नदी है, चेतना की, अवचेतना की, और उसमें अपने देश में महदूद रह के कई बार बहुत से लेखक एक बड़ी यात्रा नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे बड़े लेखक नहीं होते हैं, लेकिन जो इस एक बड़ी चेतन अवचेतन की नदी में जो लेखक यात्रा करते हैं, अपनी नाव डालते हैं, अपनी प्रवास गंगा में अनवरत यात्रा करते हैं, वैद साहब उन्हीं लेखकों में से एक हैं, और उनकी ये यात्रा बड़ी अचंभों से और बड़े संघर्षों से भरी है। वे एक ऐसे प्रवासी लेखक हुए जो हमेशा अपने भीतरी कानों से सुनने का दावा करते रहे कि मैं अपने भीतरी कानों से सुनता हूं, और वो कान ऐसे थे कि जिसमें अकेली हिंदी नहीं थी, उसमें फारसी भी थी, उर्दू भी थी, पंजाबी भी थी,
वो सबसे मिलके उनके हिंदी का स्वर बना था। और वे अपने देश को अपनी भीतरी आंखों से तो देखते ही रहे, उसे दृश्य की तरह कभी वे भुला नहीं पाए। अगर आप उनके उपन्यास और कहानियां पढ़ें तो भारत के अनेक जीवन के दृश्य, उसकी अभाव के, गरीबी के, संघर्ष के, पीड़ा के, उनकी कहानियों में अनवरत आपको मिलते चले जाएंगे। दूसरी एक बात ये, उनकी एक ख्वाहिश थी, जैसे निराला की ख्वाहिश थी कि उनकी कविताओं को कोई गाए। तो भारत में तो एक ओरल ट्रेडिशन रहा है, कथा कहानी सुनाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। वैद कहते थे कि मैं जिस तरह के भाषाई प्रवाह में लिखता हूं, अगर मेरी कहानियों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाए, सुनाया जाए, तो इससे एक अलग तरह का संगीत, एक अलग तरह की आंतरिकता पाठक के मन में पैदा होगी। और वो ये भी कहते थे कि जैसे लेखक के पास तो एक तीसरी आंख होती ही है, जब भी वो बड़ा लेखक होता है, तो वो पाठकों से उम्मीद करते थे कि पाठकों के पास भी एक तीसरा कान होना चाहिए, ताकि जब उनकी कहानियां ऊंची आवाज में पढ़ी जाएं तो लोगों को सुनाई पड़े। एक बात और कह के मैं उदयन से कहूंगा कि वो कुछ कहे। वैद कहते थे कि मैं अमेरिका में रहूं चाहे भारत में, हर जगह अपने से आश्वस्त रह सकता हूं, क्योंकि जहां भी रहूं मेरी निगाह और एहसास नहीं बदलते। अक्सर लोग, दुनिया बदल जाती है लोगों की, तो वो तरह तरह से अपनी रुचियां, निगाह, एहसास बदल लेते हैं और उसके हो जाते हैं, उस सांचे में ढल जाते हैं। वेद एक साहित्य का ऐसा सांचा है कि वो अपनी निगाह और एहसास को स्थान बदलने से बदलते नहीं है। उनका एहसास हमेशा एक स्थायी भाव की तरह बना रहता है, भले ही उनके प्रवास बदलते रहे हों, वो भारत आते रहे हों, भारत से अमेरिका लौटते रहे हों। अब शायद उदयन कुछ कहेगा। ध्रुव ने बड़ा प्रवास का जो संदर्भ है वैद साहब का, उस पर कुछ कहा, लेकिन असल में वो जो प्रवास आप में से कई का, हम में से कई का, असल में ये आधुनिक मनुष्य का अपना प्रवास है। ऐसा कोई आदमी आधुनिकता में जीता हुआ अब नहीं है जो एक तरह से प्रवासी न हो। असल में हम सब अपनी पारंपरिक भूमियों से उन्मूलित हो चुके हैं। अपने शहर में रहते हुए भी प्रवासी हो जाते हैं। आपको प्रवासी होने के लिए, आपकी आवाज उदाहरण के लिए, जी कम है, थोड़ी आवाज कम करो, गूंज रही है, ज्यादा गूंज रही है। कम कर रहे और हाँ, कम करो थोड़ी। अभी ठीक है? और करो थोड़ी। अभी ठीक है? अब ठीक है। अच्छा, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रवास शब्द उपयोग होता है, ऐसा दुनिया में बहुत कम लोग अब बाकी हैं जिनको आप ये कह सकें कि ये प्रवासी नहीं है। मतलब हम सारे लोग आधुनिकता के 200 साल 150 साल हो गए, उसके बाद से अपनी जमीन पर ही प्रवासी हो गए। यानी प्रवासी होने के लिए आपको अब बाहर जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। पिछले अनेक वर्षों से बाहर विदेश जाने के या कथित प्रवास के अपने मुश्किलें जो है वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक आधुनिक मनुष्य अपनी पारंपरिक भूमि से उन्मूलित हो गया है। सिर्फ भारत का ही नहीं, यूरोप का भी। जेम्स जॉयस इसके बहुत सुंदर उदाहरण है कि जेम्स जॉयस इस आयरलैंड में रहते थे। वो आयरलैंड उन पारंपरिक छवियों, उन पारंपरिक मूल्यों, उन पारंपरिक मिथकों का देश नहीं बचा था जो जेम्स जॉयस के 150-200 साल पहले तक रहा था। तो एक तरह से वो समूचा आयरलैंड जेम्स जॉयस के लिए अंधेरे में डूब गया था, और वो अपने डबलिन में रहते हुए, या बाद में वो पेरिस चले गए थे, वहां रहते हुए वो स्वयं प्रवासी हो गए थे। और इसलिए जो प्रवास है वो आधुनिक मनुष्य की
एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम सब साझा करते हैं। वैद साहब भी उसी का एक अंग है, ध्रुव भी उसका ही एक अंग है, हम सब उसी का अंग है। दूसरी बात यह है कि वैद साहब ने इस भीतरी प्रवास को, एक आधुनिक मनुष्य के प्रवास को बहुत गहराई से महसूस किया था। जब वो यहाँ भारत आना पड़ा तब वैद साहब कॉलेज में पढ़ने लगे थे और उनको कॉलेज में उन्होंने एक जगह मुझसे कहा कि मैं जब कॉलेज में रहता था तो मुझे घर जाने, मैं हमेशा अपने से कहता रहता था कि मैं आपके घर जाऊंगा तो पूरे वक्त घर पे ही समय बिताऊंगा, लेकिन घर जाते ही मुझे लगता था कि मैं ये कहाँ आ गया। यानी वो जब अपने घर लौटते थे डिंगा के, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आई। अब आई। नहीं, वो वहां कहीं से हो जाता है। इकोइंग हो रहा है, काफी इकोइंग हो रहा है, गूंज रही है, क्लियर नहीं है। अच्छा, I'll try to bring it और down. तो जो आप कह रहे हैं वो काफी गूंज रहा है, तो क्लियर नहीं। Is it same? अभी वैसे ही है? और धीमा करो दे। अभी ठीक है? हाँ जी। थोड़ा और करो, और गूंज रहा है अभी, हल्का सा कम करो। अभी ठीक है? बहुत तेज आ रहा है। Is it all right? So अब जितना गूंज गया सो गूंज गया। एक बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि प्रवास एक मनुष्य की स्थायी अवस्था है। वैद साहब उसके विशेष उदाहरण है। वैद साहब वैसे तो पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान आए तब वो कॉलेज में जा चुके थे और कॉलेज से जब घर आते थे तो उनको ये बेचैनी हमेशा रहती थी कि हमेशा सोचते थे कि मैं घर न जाऊं, घर जाऊं तो घर पे ही रहूं, निकलूं ना घर से। लेकिन घर जाते से उनको लगता था कि वो गलत जगह आ गए हैं। इसी तरह वैद साहब को जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि वो एक जगह 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते थे ठहर के, वो लगातार भटकते थे। यानी वैद साहब इतने बेचैन, रेस्टलेस व्यक्ति थे जैसा ये उदाहरण अन्यत्र मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। मैंने कुछ खिलाड़ियों को देखा है वैसा, लेकिन किसी लेखक को उतना बेचैन, यानी जो बिल्कुल उनके देह पर, उनकी फिजिकल में मूवमेंट में, गतियों में भी आ जाए, ऐसा मैंने उदाहरण देखा नहीं। तो वो किस चीज से बेचैन पूरे वक्त रहते थे? क्योंकि वो बहुत ही भीतरी प्रवास भोग रहे थे। ये तो मैं एक दार्शनिक बात कही, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि 20वीं शताब्दी से ज्यादा प्रवास या माइग्रेशन कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है। आज जितना प्रवास है स्वयं भारत के भीतर, अभी जो प्रवासी मजदूर भारत में, आप में से किसी को कुछ कई को पता होगा, वो 3.5 से 4 करोड़ प्रवासी थे जो अपने गांव से शहरों में काम करने जाते हैं, अलग बोलियों के बीच रहते हैं, अलग भाषा के बीच रहते हैं, वो भी प्रवासी ही हैं। ऐसे प्रवासियों, इस ऐसे एक आंतरिक और बाह्य प्रवास का वैद साहब ने उसको मुखरित किया, पूरी जिंदगी मुखरित किया। दूसरा, वैद साहब जब यहाँ भारत आ गए तो कैंपों में रहे, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत से लोगों को एक कैंप कॉलेज बनाया गया, जिसमें ये 47-48 की बात है, जिसमें वैद साहब ने रह के अंग्रेजी में MA किया, की पढ़ाई की। और उस MA की पढ़ाई करने के बाद ये उन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है और हिंदी लिखना है। ये उन्होंने कॉलेज में ऐसा निश्चय कर लिया। अब मैं एक उनके विषय में एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत छूती है,
और जो मैं उनकी तमाम, मेरे घंटों मेरी उनसे बातचीत हुई है, उनके लेखन को पढ़ा है, वैद साहब में विस्थापन का दुख जरूर था, लेकिन वैद साहब में विस्थापन की कटुता नहीं थी। वैद में कभी भी विभाजन की कटुता नहीं रही। मैं ऐसे 2 लोगों को अपने जीवन में जानता हूं। एक व्यक्ति थे कुमार शाहानी, हैं महान फिल्मकार हैं भारत के, वो भी लारकाना से आए थे, वो सिंध से आए थे। वैद साहब पंजाब से आए थे, और दूसरे वैद साहब, और तीसरी कृष्णा सोबती, वो गुजराती हिस्से से आए। इन तीनों लोगों में जरा भी विभाजन को लेकर किसी को दोषी ठहराने का आग्रह नहीं था, बल्कि उसको समझने की चेष्टा थी कि ये क्या हुआ हमारे साथ। वैद साहब ने, इसीलिए उनका जो लेखन है आप उसमें देखेंगे, शुरू से वो एक बेचैन व्यक्ति का लेखन है। उसमें आपको कोई सिलसिलेवार कथा नहीं मिलेगी। वैद साहब के लेखन में, चाहे उनका पहला उपन्यास हो, उसका बचपन जो उन्होंने लिखा था, चाहे वो हो, चाहे उनका अंतिम उपन्यास काला कोलाज जो उनका है, पूरे उपन्यासों में आपको एक बेहद बेचैन व्यक्ति का लेखन है, जिसमें आपको कोई निरंतरता नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि ये एक वाक्य पे आया, एक घटना पे आया, फिर अचानक उछल के दूसरी घटना पे चला गया, फिर तीसरी घटना पे चला गया। अभी ध्रुव ने जिन लेखकों के प्रभाव की बात साहब पर कही थी, जेम्स जॉइस जिसमें मुख्य थे, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी जेम्स जॉइस के यूलिसिस से मिलती है, ऐसी ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के आधार पर वैद साहब ने अपना एक उपन्यास बिमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां लिखा था। लेकिन इस उपन्यास में भी आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे उसको, कि इस उपन्यास में भी किसी एक दृश्य पर वैद साहब ठहरते नहीं। वो पूरे उपन्यास में जैसे भाषा निरंतर भटक रही हो, कभी किसी किस्से पे ठहरती है, कभी किसी दृश्य पे ठहरती है, और भागती हुई भाषा है एक तरह से, जिसको मैंने बहुत पहले उन पर एक निबंध लिखते हुए कहा था कि ये वैद साहब की भाषा नृत्य करती हुई भाषा है, ये डांसिंग लैंग्वेज है। और आप सच मानिए कि आप में से बहुत सारे लोग शायद खुद लिखते भी हैं, पढ़ते तो होंगे, आप जानते होंगे कि ये भाषा को परफॉर्म कराना ये बहुत कठिन काम होता है। ये संगीत में, नृत्य में तो आमतौर पर होता है। संगीत में आप जब बोल गाते हैं, बंदिशें गाते हैं संगीत में, तो आप उन बंदिशों को तोड़ते हैं तरह तरह से, और नए नए उसके वाक्य बनाते हैं, जिनमें कई बार अर्थ सीधा होता है, कई बार सीधा अर्थ नहीं भी होता। गली गए शाम, मान लीजिए आप इसको गा रहे हैं, तो गली गए कौन शाम, ऐसे आप बार बार उसको तरह तरह से बनाते हैं। इसलिए भाषा नृत्य करती है संगीत में और नृत्य में। हिंदी में वैद साहब के अलावा ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां लेखक की भाषा नृत्य कर रही हो। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो भाषा में संभव नहीं होती। नॉम चॉम्स्की जो बड़े भारी भाषाविद हैं, उन्होंने कहा था कि भाई भाषा 2 चीजें कर सकती है, या तो वो वर्णन कर सकती है किसी चीज का, या वो परफॉर्म कर सकती है। वर्णन न करे बल्कि वो नृत्य करे, वो वर्णन करने के स्थान पर लेखक की मनस्थिति को व्यक्त करते हुए परफॉर्म करे, जैसा नृत्य में होता है, संगीत में होता है। ये संयोग नहीं है, इसलिए कि वैद साहब इन दोनों कला रूपों से बहुत गहरे तक प्रभावित हुए थे। और उनकी भाषा अगर आप पढ़ेंगे, आप उनकी भाषा का अंदाज करें, तो वो नाचती हुई भाषा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा
ये विमल उर्फ जाए तो जाए कहां से एक छोटा सा हिस्सा है। विमल जी, आपके पात्र पहाड़ों से नीचे क्यों नहीं उतरते? एक मिनट, ये शायद आवाज इससे गुजरी। मनोज जी, विमल जी, आपके पात्र पहाड़ों से नीचे क्यों नहीं उतरते? वो एक बार चढ़ गए सो चढ़ गए, अब नहीं चलने दूंगा, चढ़ने दूंगा। लाग लपेट का लेखन बंद। देखिए शिफ्ट हो गया, लाग लपेट का लेखन खत्म। अब केवल ऊब का अंकन। इस युग का यही यथार्थ जो मुझसे कहा नहीं जा रहा। ऊब और अनासक्ति का अंतर। ऊब जब अंदर तक जा धसे तो यौन यंत्रणा युक्त ऊब। आश्रमाश्रितों कोई ऊब नहीं, बदलते हुए मूल्यों की मैल। पूर्वी परकटों को पश्चिमी पंडितों की देन। हमारे यहाँ ऊब नहीं होती, वैराग्य होता है। शायद मुझे भी वही हो रहा है। जी चाहता है कि सारे कपड़े तार तार कर फेंक दो और शेर की तरह चिंगाड़ो। यह वैराग्य भी विलायती। शुद्ध भारतीय वैराग्य के चिन्हों में चिंगारी भी नहीं होती। क्रोध के स्थान पर करुणा, अधैर्य के स्थान पर अधरंग। अब आप देखिए कि ये छोटा सा एक हिस्सा है, इसको आप, जिसको हम कहते हैं, पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो किस जगह खड़े हैं, कथा में कहाँ ठहरे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये बिल्कुल पता लगाना मुश्किल, लेकिन इसमें एक किस्म से भाषा का वैभव नजर आता है। इसको सुनने पढ़ने के लिए, तो ध्रुव कह रहा था कि मुझे बड़ी इच्छा थी कि उसको पढ़ के लोग सुनाएं, वो इसीलिए क्योंकि ये नाचती हुई भाषा जब जोर से पढ़ी जाती है, और वैद साहब खुद पढ़ते थे। मुझे ये मेरे साथ ही संयोग हो चुका कि हम एक बार एक वर्कशॉप में, ध्रुव भी थे उसमें, हम सारे लोग वर्कशॉप में पचमढ़ी गए। इसमें भारत के अनेक हिंदी के बड़े मूर्धन्य लेखक थे, और उस वर्कशॉप में संयोग से मैं वैद साहब के कमरे के पड़ोस में रुका था। तो तब उन्होंने मुझे विमल उर्फ जाए तो जाए कहां पढ़ के देर तक सुनाया, और इतना अद्भुत पाठ हो। उनके अंतिम दिनों में उन पर एक फिल्म हमारे मित्र ने अभी हाल में बनाई है। वो न्यूयॉर्क में उनकी कुछ शूटिंग की, फिर वो एडिट हिंदुस्तान में किया। अमित दत्ता नाम के फिल्म मेकर हैं, हिंदुस्तान के इस वक्त के सबसे प्रयोगशील महान फिल्म मेकर। उन्होंने एक फिल्म बनाई वैद साहब पे। उस फिल्म में वैद साहब अपना यही उपन्यास पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वैद साहब उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। होशो हवास में है, लेकिन उनसे अपने अक्षर खुद नहीं पढ़े जा पा रहे हैं। तो वैद साहब की एक बेचैन व्यक्ति से शुरू होकर जो यात्रा है, वो एक ऐसे व्यक्ति जो लिखता रहा अपनी बेचैनी को, एक ऐसे बेचैन व्यक्ति के बुढ़ापे में और अंतिम समय में आके ठहरी, जहां वो व्यक्ति स्वयं अपना लिखा हुआ, यानी वो दस्तावेज जो उसने बेचैनी से मुक्ति के लिए लिखा था, वो तक पढ़ने में नहीं आ रहा। एक आखिरी बात जोड़ के फिर ध्रुव अपनी बात आगे बढ़ाएं, वो ये कि वैद साहब पार्ट टाइम लेखक कभी नहीं थे, जैसे ना ध्रुव है ना मैं हूं। वैद साहब 24 घंटे के लेखक थे, और इसका अर्थ ये नहीं होता कि 24 घंटे आप पढ़ते रहते हैं या लिखते रहते हैं, ये तो खराब लेखकों के गुण है। आप 24 घंटे, लेकिन आप एक तरह से, जो वैद साहब का आप कह सकते हैं कि वो लिखने को होते थे, और ये हो सकता था कि 6 महीने तक वो ना लिखते, लेकिन एक लेखकीय मन उनका पूरे वक्त रहता था, बावजूद इसके कि वो पढ़ाते थे। मैं अब उदयन ने चूंकि विमल उर्फ जाए तो जाए कहां की चर्चा की है, उसके भाषा के प्रवाह की, तो मैं सोचता हूं कि उनके कृति को और जोड़ा जाए। मैं काला कोलास को जोड़ता हूं, जो उनके बहुत बाद का उपन्यास है। मैं हमेशा वैद ने तो बहुत कृतियां लिखी हैं, जैसा अभी आत्माराम ने उनका जीवन परिचय पढ़ा, कोई 54-55 किताबें हैं, लेकिन मैं वैद से कहता भी था कि मैं एक क्रम बनाता हूं आपके सारे
लेखन से छांट के, उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहां, गुजरा हुआ जमाना और काला कोलाज। तो एक ये यात्रा आपकी बनती है, और इस यात्रा के आसपास जो बहुत सारे पड़ाव हैं, दाएं बाएं जो हम राह पर चलते हैं, उसमें नसरीन है और दर्दला दवा है और दूसरा कोई नहीं है, और फिर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मूल जो सड़क है वैद की, वो उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहां, उसका बचपन एक बहुत अभावग्रस्त बच्चे के जीवन की कथा है। और उसका विमल जो है वो एक होते हुए युवा की बेचैनी, बेकली, विभाजन के बाद की समस्या, और उसका एक बहुत ही निर्द्वंद्व खुलापन। गुजरा हुआ जमाना में वो पूरी एक विभाजन के कई दृश्य हैं, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक। और काला कोलाज में जो भारत और अमेरिका के बीच जो उनकी आवाजाही रही है, उसका एक तरह का वृत्तांत, बल्कि उन्होंने उसको इस तरह से लिखा है कि उसे अनुपन्यास कह के लिखा है, कि ये दरअसल उपन्यास की एक संभावना के रूप में मैं इसको लिख रहा हूं, काला कोलाज को। तो मैं उसकी थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि मुझे हमेशा ये लगता है कि वैद जो है हमेशा एक संशय की चौखट पर खड़े। वो संशय की एक कोई देहरी है, और उनके जो लिखने का जो कारण है कि वे शांति पूर्वक रहने के लिए अशांति में कैसे रहा जाए इसकी खोज करते हैं। यानी वो एक लगातार, जिसको उदयन कह रहा है ना कि वो एक बेचैन लेखक है। तो शांति पूर्वक रहने के लिए आपको एक विश्वव्यापी अशांति में रहना पड़ता है, और उसमें एक यात्रा करके शायद आपको पता चलता हो कि आप एक किसी तरह की शांति को, प्रशांति को जानते हैं। ये बेचैनी उनमें थी। दूसरा, उनकी एक प्रवृत्ति में और कहता हूं कि वेद का पूरा लेखन किसी कोई सत्ता विषयक मीमांसा या दर्शन से प्रभावित उस अर्थ में नहीं है। यूं तो वो संसार की फिलॉसफीज और ये सब पढ़ते भी थे, जानते थे, लेकिन उनका लेखन इससे बिल्कुल मुक्त नजर आता है। वेद एक ऐसे लेखक मुझे लगते हैं जैसे एक लेखक अपनी ही शरण खोज रहा हो, उसको बाहर कोई शरण नहीं है, उसका जो अपना अवसाद है, अलगाव है, पीड़ा है, वो उसमें ही अपनी शरण खोज रहा है। और उनकी चिंता यह नहीं लगती कि मैं कौन हूं। अक्सर ये सवाल दुनिया में यही सवाल है कि मैं कौन हूं, लेकिन वैद ने इस सवाल की चिंता नहीं की। वैद ने की मैं क्या हूं। वो हमेशा क्या हूं को खोजते रहे, कौन हूं की चिंता उन्हें कभी नहीं रही। दूसरी बात, काला कोलाज में 3 खंड उन्होंने बनाए। एक खंड है वापसी, एक है दुस्वप्न देश, और एक है अंत का उजाला। अब ये जो अपनी ओर वापसी, एक तरह से अपना ही दुस्वप्न और अपना ही अंत, कुछ ऐसा भी इस उपन्यास को पढ़ते हुए लगता है कि उपन्यास कभी कहानी है, कभी निबंध है, कभी डायरी है। उसमें शैलियां बदलती रहती हैं तरह तरह से। आधुनिक उपन्यासों में ऐसा बहुत हुआ है कि कई उपन्यासकारों ने उपन्यास की शैली बदली, जो निबंधात्मक भी है, कथात्मक भी है, डायरी नुमा भी है, और सब मिला के एक अलग तरह का कोलाज बनाता है। वो मिलान कुंदेरा वगैरह तक और तमाम कई लेखकों के उपन्यासों की व्याख्या करके हमारे आलोचक हमें बताते रहते। दूसरा ये कि उनके लिखने की समस्या केवल यही रही कि क्या कोई निश्चित क्रम दिया जा सकता है। हर लेखक को एक बेचैनी होती है कि कोई एक अध्याय हो, सर्ग हो, एक निश्चित कोई क्रम बन जाए कथा का। लेकिन आज जो विश्व है, या वैद साहब के समय था, कि क्या एक कोई निश्चित क्रम किसी कथा को दिया जा सकता है। वैद ये मानते थे कि शायद ये बहुत कठिन काम है, और वो इसलिए कठिन काम था कि वेद के पूरे लेखन में डिस्टेंसेस, दूरियां बहुत हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका बचपन से शुरू करें तो उनकी मां से एक दूरी है, पिता से एक दूरी है, फिर विभाजन के बाद देश से एक दूरी है,
दोस्तों से एक दूरी है, घर घर से एक दूरी है, और यहां तक कि देह से भी एक दूरी है। अब उनके लेखन में इन दूरियों को गिन पाना बहुत कठिन है, वेद भी नहीं गिन पाते। कई तरह की दूरियां वेद बनाते हैं, यहां तरह के लिखते हुए एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में भी दूरियां बनाते हैं। एक वाक्य दूसरे को काटता चलता है, यानी वो कहीं एक स्थिर वाक्य होता ही नहीं है। पहला वाक्य अगर जरा भी स्थिर होगा तो अगला वाक्य उसको काट देगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो वेद के लेखन में भाषा एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती है, और कोई सुनिश्चित अर्थ वेद के लेखन में कोई स्थायित्व प्राप्त करना जैसे बहुत कठिन है। एक और लगता है कि उनके लेखन में उनके पात्रों को स्वीकार और अस्वीकार बहुत घेरते। स्वीकार करो और फिर अस्वीकार कर दो, पूरा स्वीकार ही नहीं होता और अस्वीकार हो जाता है। ऐसा तमाम कहानियों में उसमें है कि वे कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाते, लगातार एक अस्वीकार की स्थिति में उनकी भाषा लगातार बहती चली जाती है। इसको मैं एक संशय का मार्ग कह रहा हूं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनका लेखन एक चलती फिरती चौखट है, जो कहीं किसी मकान में लगाई नहीं गई, उसमें कोई दरवाजे नहीं लगाए गए। वो एक चलती फिरती चौखट है जिस पर खड़े होकर आप भीतर भी देख सकते हो, बाहर भी देख सकते हैं, और वो कहीं किसी घर में लगी हुई भी नहीं है। यानी एक ऐसे बेघर की देहरी जो भीतर और बाहर दोनों तरफ देखती है। घर की तलाश हालांकि संसार के तमाम उपन्यासों में, हिंदी के तो बहुत से उपन्यासों में रही है, लेकिन वेद के यहां घर की तलाश वो नहीं है। ये घर की तलाश बिल्कुल अलग तरह की है, एक चलती फिरती चौखट की देहरी पर खड़े हुए हैं वेद। दूसरा, वो जब ये उपन्यास लिखते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं कि जब वो अमेरिका से आते हैं तो वो एक तरह से उसको रेशमी उजाला कहते हैं। अमेरिका का जीवन उनको एक रेशमी उजाले की तरह अनुभव में आता है, बल्कि रेशमी उजाला नहीं, आई एम सॉरी, रेशमी अंधेरे की तरह अनुभव में आता है। और जो भारत है वो एक खुरदरे उजाले की तरह उनको अनुभव में आता है। ऐसा वो उस उपन्यास को रचते हैं कि एक रेशमी अंधेरा और एक खुरदरा उजाला, और एक ऐसा अजनबी से आंगन में वो अपने आप को पाते हैं जहां उनकी यात्रा ठिठकी हुई है, चाहे वो अमेरिका में हो और चाहे भारत में हो। और लगता है कि जैसे दुनिया की दौड़ के बीच में उनके हृदय में ये अवसाद भरता है। उपन्यास को आप पढ़े तो आपको लगेगा कि वे एक ठिठके हुए देश में खड़े हैं। वो देश कहीं गया नहीं, शायद कहीं ठिठक गया है, ये पीड़ा उसमें है। दूसरा ये कि एक कथा परिक्रमा जैसी है। अब आप उसको पृथ्वी की कहें, अपने देश की कहें, कहीं की भी कहें, एक कथा परिक्रमा है जिसको लेके वेद अपनी भाषा के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दौड़ रहे। आपको याद होगा कि भारत माता की एक तस्वीर, मैंने कभी एक समीक्षा लिखी थी इस उपन्यास पे, तो उसका एक स्मरण मुझे हो आया कि भारत माता की एक तस्वीर बनाते रहे लेखक। मतलब सुमित्रा नंदन पंत ने बनाई थी भारत माता ग्रामवासिनी, और एक तरह से सुख दुख में उदासिनी भारत माता। एक भारत माता की तस्वीर कभी मैथिली शरण गुप्त ने भी बनाई थी भारत भारती में। एक भारत माता की तस्वीर मेला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने भी बनाई थी। फणीश्वरनाथ रेणु तो लिखते हैं ना कि इस कथा में फूल हैं, शूल हैं, कांटे हैं, कीचड़ है, कचरा है, और ये ऐसी एक कोई भारत माता है, वो तस्वीर बनाते हैं भारत माता की। लेकिन वेद साहब की जो भारत माता की तस्वीर है वो थोड़ी अलग है। हम लोग भोपाल में रहते थे, उदयन उसके साक्षी हैं। काला कोलाज करीब करीब शायद बहुत सारा हिस्सा या पूरा ही मेरे ख्याल से भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में लिखा गया। और इसमें एक चरित्र आता है दोहरी माई, जो वैद साहब के घर के पीछे एक बुढ़िया बैठी रहती थी, बिल्कुल गरीब, झुकी हुई, दोहरी, भिखारिन सी। कुछ भी खा सकती थी, कुछ भी पहन सकती थी, कहीं भी जा सकती थी, बहुत देर तक सोई रह सकती थी, बिल्कुल उदासीन दोहरी माई। तो उस उपन्यास के उस चरित्र को हमने आंखों से देखा है, उस दोहरी माई को।
वेद उसको रचते हैं। आप जब उस पात्र को पढ़ेंगे उस उपन्यास में तो आप फील करेंगे, वो कहते हैं ये दोहरी माई को जब मैं देखता हूं तो मुझे भारत माई भी याद आती है। एक दूनर सा, एक झुक गया सा देश इस दोहरी बाई में दिखता है, और इसमें मेरी मां भी मुझे दिखती है, वो भी एक दोहरी बाई थी। और वो अपने पूरे बचपन से लेके 1990 तक के काल को उस दोहरी माई में देख लेते हैं, जब करीब वो 70-75 साल के रहे होंगे। तो ये जो, और एक बात और भी है कि वेद ने कभी बनी बनाए सांचों और चीजों और बनी बनाई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। यानी वेद ने जितने विद्रूप रचे, विद्रूपों के लेखक हैं, बहुत विद्रूप रचे उन्होंने, और हर विद्रूप को नया नाम देने वाले लेखक भी वो हैं। आमतौर पे हम लोग बहुत से लेखक विद्रूपों के जो पहले से रटे रटाए नाम हैं उन्हीं को चस्पा कर देते हैं, पुरानी उपमाएं लगा देते हैं, लेकिन वे हर विद्रूप को नए नाम देने की बेचैनी से भरे लेखक हैं। दूसरा, उस विद्रूप को सबसे ज्यादा चढ़ाने वाले अगर हिंदी में कोई लेखक हैं तो वो वेद हैं। वो हर विद्रूप को चढ़ाते हैं। वे सबसे ज्यादा उस विद्रूप की मजाक उड़ाने वाले भी लेखक हैं। ऐसी मजाक प्रायः हिंदी के लेखक नहीं उड़ा पाते। मसलन निर्मल वर्मा ऐसी मजाक नहीं उड़ा सकते, उनका एक अलग अनुशासन है, लेकिन वेद उड़ा सकते हैं। और दूसरा, हमारे यहां शब्द युग्म रचने की एक बड़ी परंपरा है। वेद ने कई नए कई प्रकार के शब्द युग्म रचे, नए नाम दिए, और वेद की जो अभिधा लक्षणा व्यंजना है उसको अगर पूरी तरह से मथा जाए, मथानी चला के, तो हम ये कह सकते हैं कि उससे एक व्यर्थता बोध उत्पन्न होता है। अगर उसमें से कोई एक नवनीत निकाला जाए तो वो व्यर्थता बोध का नवनीत निकलेगा, जिससे आपको एक रेशमी अंधेरा और खुरदरा उजाला ही जिसकी ज्योत में अधिकतम दिखाई दे सकता है, उस अगर नवनीत से आप ज्योत जलाएं, ऐसा मंथन होता है। दूसरा, एक आध बात और कहता हूं, फिर उदयन बोलेंगे कि उन्हें विचलन जो है वो देश से छिन्न भिन्न कभी नहीं किया। उनको भारत के बारे में, वो कहीं अमेरिका में रहे, 40 साल रहे, लेकिन जो विचलन है उसने वो अपने देश से उनको कभी छिन्न भिन्न नहीं किया। बल्कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, उदयन का भी है, कि वो अपने देश के किसी ना किसी रूप में, अपनी अंतरंगता में, वो कभी अपने देश से दूर नहीं गए। बल्कि उन्होंने ये जरूर किया कि हमारे देश के व्यक्ति मन के जो चोर दरवाजे थे, दूर अमेरिका में बैठ के भी उनने इन व्यक्ति मन के दरवाजों में सेंध लगाई। यहां तक के लेखकों के व्यक्ति मन के चोर दरवाजों में भी सेंध लगा दी। तो कुछ लेखक उनसे परेशान भी रहे और उनको एक तरह से दूर, तिरस्कृत, त्याज उनको माना जाता रहा, इसी कारण से कि उन्होंने कई तरह के व्यक्ति मनों के दरवाजों में सेंध लगा दी। और ये एक ऐसी सेंध थी जिसकी आदत हमको सदियों से पड़ी हुई है। तो इस सदियों पुरानी आदत को वेद अपने लेखन में तोड़ते हैं। अब उदयन तुम कहो। एक तो ध्रुव, ये जो तुम्हारा रेशमी उजाला और वाला जो रूपक है, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है वेद के संदर्भ में, जैसे वो भारतीयों की जो हिपोक्रेसी है, जो भारत में रहते हुए, उसको मानो उन्होंने यहाँ के लोगों की जो हिपोक्रेसी है उसको न देखा हो वेद ने। तो रेशमी उजाला, रेशमी अंधेरा और खुरदुरा उजाला ऐसा है नहीं, मुझे लगता नहीं है। मैं इस युग को नहीं मान पाता। हाँ। वैद साहब भारत क्या जो भी रूप उन्होंने देखा था, उसको वो बिल्कुल उनके मन में उसका कोई गहरा स्वीकार नहीं था, क्योंकि एक अच्छे लेखक का गुण भी होता है कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। तुमने नाम भी लिया था मिलान कुंदेरा का। मिलान कुंदेरा जब चले गए
फ्रांस में विस्थापित हो गए, फ्रांस में ही रहते हैं, वो अभी भी पेरिस में रहते हैं। तो मिलान कुंदेरा ने कभी चेकोस्लोवेकिया का मूर्तिकरण नहीं किया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि चेकोस्लोवाकिया में तो सब कुछ ठीक है और चूंकि हम उससे अब दूर आ गए हैं तो सारी समस्या तो फ्रांस में है, या उल्टा कि फ्रांस में तो सब कुछ ठीक है, चेकोस्लोवाकिया में सारा कुछ खराब है। ये दो जो प्रतिक्रियाएं एक प्रवासी लेखक में जो फिजिकली प्रवास में रहता है, भौतिक रूप से प्रवास में रहता है, उसमें आम तौर पर होती है। एक तो ये कि हमारे देश में सब कुछ था, और दूसरा ये होता है कि भाई हमारे देश में तो कुछ नहीं है। ये दोनों आपको प्रतिक्रियाएं वैद के लेखन में नहीं मिलेगी। यानी वो भारत के मध्य वर्ग और भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उसका जो पाखंड है और जो यूरोप का अत्याधुनिक होने का पाखंड है, इन दोनों पाखंडों को मैं तुम्हारे शब्दों में कहें तो सेंध लगाने वाले लेखक थे। अब लगाने के जो ढंग उन्होंने विकसित किए वो एक उच्छृंखल किस्म का लेखन, क्योंकि जब आप किसी एक सभ्यता या सभ्यताओं की आलोचना कर रहे होते हैं अपने लेखन में, सचेत रूप से तो कोई नहीं करता लिखना, लेकिन वो अपने आप हो जाती है, तब आपको एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है इसके लिए जिससे वो सभ्यता बनी ना हो। क्योंकि जिन चीजों का इस्तेमाल उस पाखंड की निर्मित में हुआ है, उन चीजों का इस्तेमाल उसके विखंडन में नहीं हो सकता। इसीलिए वैद साहब का, जिसको हम टूटा टूटा लेखन या फ्रैक्चर्ड राइटिंग आप कह सकते हैं, उस तक वो आए उसीलिए क्योंकि इसके सहारे ही वो इन आधुनिक भारत और आधुनिक यूरोप अमेरिका की गहरी आलोचना, अपना उन सभ्यताओं के प्रति असंतोष व्यक्त कर सकते। इसीलिए वैद साहब, जो मैं उनको कह रहा हूं कि अंतर मन से प्रवासी थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनको अमेरिका जाके कुछ बड़ी शांति मिल गई, या जब वो भारत आए थे तो भारत में कोई शांति प्राप्त हो गई हो, ऐसा वैद की ना व्यक्ति के साथ कह सकते हो ना उनके लेखन के साथ कह सकते हो। उनका लेखन एक गहरी बेचैनी से भरा हुआ लेखन है, और उन्होंने लंबे समय तक ये माना, वो सोचते थे कि उनके भीतर जो प्रवास जो भावना है, प्रवास की जो बेचैनी है, वो शायद विभाजन के कारण आई है। लेकिन वैद ने स्वयं उस किताब में, इसमें हमारी उनसे लंबी बातचीत है, उस बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं पहले समझता था, मैंने उनसे पूछा कि आप घर किस चीज को मानते हैं, हाँ, आपकी घर की क्या धारणा है, क्योंकि जब भी आप प्रवास कहते हैं तो आपकी प्रवास का तो संदर्भ घर होता है। आप प्रवासी कहां से हुए? घर से ना। तो अगर घर की कोई धारणा आपके मन में झिलमिल ही सही, थोड़ी फॉगी ही सही, धुंधली ही सही हो तो, लेकिन असल में अगर आप ध्यान दें तो मैं सिर्फ वैद के लिए नहीं, तमाम आधुनिक लेखकों के मन में घर की कोई धारणा है ही नहीं। इसीलिए उसका भटकाव अंतहीन है। वैद साहब ने कहा मुझसे कि मुझे शुरू में लगता था कि विभाजन मेरे भीतर जो प्रवास की भावना है उसका कारण रहा होगा, है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है कि ऐसा नहीं है। मेरे भीतर जो प्रवास की भावना है, उसके स्रोत उससे कहीं अधिक गहरे हैं जितने वो ऊपर से दिख रहे हैं। और वैद साहब ने इसीलिए अपना घर, एक तो अपने लिखने में, और लिखने में भी, जैसे ध्रुव ने भी कहा, मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बिखरा हुआ लेखन,
एक ऐसा लेखन जिसकी भाषा को आप छुएं और वो बिखर जाती है, एक ऐसा लेखन जिसकी भाषा को आप पकड़ सके इससे पहले वो आपके हाथ से फिसल जाती है, एक ऐसा लेखन जिसमें घर बन ही नहीं सकता। तो एक तरह से लेखन में घर ढूंढते ढूंढते भी वो लेखन में भी घर नहीं बना पाते। अच्छा, ख्याल रखें कि उनका लेखन नॉस्टैल्जिया का लेखन नहीं है। हाँ। वैद साहब के लेखन में अतीत मोह नहीं है। ये नहीं है कि काश मैं घर से बाहर न निकला होता, काश के देश का विभाजन न हुआ होता, काश के ऐसा। इस नॉस्टैल्जिया में का जो भाव है वैद साहब के लेखन में नहीं है। वैद साहब के लेखन में ये है कि मुझे तो ऐसे ही बाहर जाना था, ये मेरी नियति थी, मुझे ऐसे ही भटकाव को प्राप्त हो जाना था, ये मेरी नियति थी, मेरी यही नियति थी कि मेरी आत्मा कभी कहीं ठौर ना पा सके। आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी बड़ी परंपरा भी है इसके उदाहरण कबीर को ले लीजिए यहाँ से, भारत से, और फ्रांस काफ्का को ले लीजिए चेकोस्लोवेकिया, जर्मन भाषा से ले लीजिए, जेम्स जॉयस को ले लीजिए वहां से। इस स्तर पर वैद साहब को की जो बेघरपन है, हिंदी में जैसे एक दूसरे बड़े बेघर लेखक हुए और वो श्रीकांत वर्मा, वो भी एक महान लेखक, लेकिन बेघर, उनको भी घर नहीं मिला। सादात हसन मंटो जब पाकिस्तान चले गए ये सोच के कि मेरा घर वहां है, मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ, जैसा कि बहुत से लोगों को खुशफहमी होती रहती है कि उनका घर इन सब के बीच, निश्चय ही है आपने अपने घर इन सब के बीच आप अपने बेघरपन को ढक भर लेते हैं, उस हद तक उसको घर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और अगर आप उसकी पड़ताल शुरू करेंगे तो घर वहां भी नहीं है। और ये बड़ा दुख का विषय है आधुनिक मत। इस दुख को तमाम दुनिया के बड़े लेखकों की तरह वैद ने भी, कृष्ण बलदेव वैद ने भी व्यक्त किया। और वैद साहब, एक चीज ख्याल रखिए कि वैद साहब का जो प्रवास है वो उनके पुरखों से शुरू हो जाता है, कृष्ण बलदेव वैद संयोग से। और ये जब मैं अब जो कहने वाला हूं उसमें आप बिल्कुल जातिवादी ना देखें, मैं बिल्कुल जातिवादी नहीं हूं, मैं किसी धर्म को मानता नहीं हूं, अलावा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आधार वो यहूदियों के हो तो उनको मानता हूं, क्रिश्चियंस के हो, हिंदुओं के, बौद्धों के, सबके, मेरा लेखन इसके। वैद साहब मोहियाल ब्राह्मण थे, और मोहियालों का की जो इतिहास है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो वो अफगानिस्तान के आसपास कहीं थे। इनको मिलिटेंट ब्राह्मण कहा जाता था, ये जूझने वाले, लड़ने वाले थे। आप सोचिए, वहां से वो आए डिंगा, डिंगा से वो आते हैं जलंधर, फिर वहां कैंप में रहते हैं, वहां से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से वो विलायत जाते हैं, मिलकर अमेरिका, अमेरिका से लौटते हैं। यानी वो एक तरह का जो आधुनिक मनुष्य का जो बेघरपन इतना नाटकीय ढंग से उनके जीवन में आया। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में इतने नाटकीय ढंग से वो नहीं आता। उदाहरण के लिए काशी के पंडित, काशी एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती थी ज्ञान का 19वीं शताब्दी तक। अगर कोई आज मुझसे कहे कि काशी के पंडित अभी भी उतने बड़े विद्वान हैं तो मैं ना मानूंगा। मैंने काशी के पंडितों से मिला, मैं जानता हूं उनको। अब उनकी बहुत बुरी हालत है ज्ञान में। स्थिति तो अच्छी है, आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, धोखा देने की कला उनको भी आ गई है। तो वैद साहब, ये जो बनारस में बैठा पंडित है, उससे ज्ञान निकल गया उसके पास, तो वो बनारस में बैठा हुआ प्रवासी है। वही गंगा है, वही बनारस की गलियां हैं, वही वहां मिठाई की दुकानें हैं, वही सब कुछ है, लेकिन वो वहां बैठा हुआ प्रवासी हो गया है। तो कई लोगों के जीवन में वैद की तरह नाटकीय ढंग से प्रवास नहीं आता, लेकिन वैद अपने पारिवारिक जो उनका आधार रहा, और फिर जो इतिहास ने उनको ढकेला, तो इतिहास में बहता हुआ एक लेखक
बहते हुए, ध्रुव कह रहा है नाव पे, मैं कहूंगा कि वैद साहब इतिहास की बाढ़ में बहते हुए एक लेखक है, जो बहते हुए पानी में कुछ कुछ लिखते हैं। तो जब वो एक चीज लिखते हैं तो वो बह गई होती है, फिर दूसरी लिखते हैं, फिर वो बह गई होती है। इसलिए उनके हर दो वाक्यों के बीच में बाढ़ का पानी है। बल्कि तो इसमें एक वैद बात जोड़ता ऐसे हूं, लेखक हैं जो बहते हुए, और ऐसे लेखक जिसको इतिहास ने, हम सबको इतिहास ने बड़ा सहला फुसला के नष्ट किया। वैद साहब को थप्पड़े मार के नष्ट, प्रवासी बनाया। और इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि वैद साहब ने हम सबको अपना आंतरिक प्रवास समझने की जो एक सूक्ष्म दृष्टि दी, वो न दे पाए होते अगर वैद साहब को इतने थपेड़े न पड़े होते। और देखिए, ये हमेशा ख्याल रखिए कि लेखक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अन्यों को अंतर्दृष्टि देने मृत्युएं भोगना पड़ती हैं, इतिहास की थप्पड़ खाने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है, और इस सब को करके उसके बीच में से वो अंतर्दृष्टियां पैदा करता है। ये जो मैं 24 घंटों के लेखकों की बात कह रहा था, ये 24 घंटे यही करते हैं। इनको चोट लगती है, इनके अपमान होते हैं, इनके लोग बिछोड़ते हैं जिनको ये भूल नहीं पाते, इनके जीवन में अंधेरा छाता है, इनके अफसर इनसे नाराज रहते हैं, इनको देश विदेश भटकते रहना पड़ता है, ताकि, इसीलिए ये अभिशप्त, ये लेखक, आप मुझे छोड़ दीजिए, इसमें बाहर कर दीजिए, लेकिन लेखक एक अभिशप्त फरिश्ता, वो मार खाता है, घायल होता है, इसलिए कि वो आपको एक ऐसी बात अपने पाठकों को संभव कर दे उनके जीवन में, जिससे वो अपनी अस्तित्विक स्थिति को समझ सके। वो सारे लेखक बहुत साधारण हैं जो आपको सिर्फ सामाजिक स्थिति समझने में मददगार होते हैं। आप अगर बुरा ना माने तो मैं कहूं कि मैं उनको 2M दर्जे का लेखक समझता हूं। लेकिन जो लेखक आपको आपकी अस्तित्विक स्थिति, योर एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन, वो समझने में किसी हद तक सहायक, या उस स्थिति को अनुभव करने में किसी हद तक उनका लेखन आपका सहायक होता है, उस लेखक को हम बड़ा लेखक कहते हैं। इस दृष्टि से कृष्ण जो है एक बहुत उच्च कोटि के, और ये दुनिया की पहली पंक्ति के लेखक है। ये कोई हिंदी का एक घर घुल्ला सा एक होता है ना कि हम तो हिंदी भाषी हैं और हम तो सब हिंदी करते रहते हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ना मैं वैद साहब के लिए मानता हूँ ये, ना मैं अपने लिए मानता हूँ। मैं पूरे दुनिया के साहित्य को पढ़ता हूँ, बड़े आनंद से पढ़ता हूँ। मेरे विदेशी कवियों में भयंकर दोस्त हैं और मेरे उनकी कविता में बहुत आनंद आता है, जैसा कि अपनी भाषा में आता है, जैसा कि वासुदेव शरण अग्रवाल में आता है। वैद साहब, एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, शायद मैंने बहुत देर बोल लिया है, लेकिन मैं एक आखिरी बात, संयोग की बात है कि जब वो अमेरिका में रह रहे थे, पॉट्सडैम में, वो यहाँ आ गए थे, हार्वर्ड आ गए थे पढ़ने की, पीएचडी उन्होंने हार्वर्ड से पहले। तो जब हार्वर्ड से वो पीएचडी कर रहे थे, शॉर्ट टेल्स ऑफ हेनरी जेम्स पे काम कर रहे थे, उन पर वो ऐसा पहला काम था। और उनके जो गाइड थे वो हैरी लेविन थे, जो कि बहुत बड़े अंग्रेजी के आलोचक हैं। तो वो लाइब्रेरी रोज जाते थे, और लाइब्रेरी में उन्हें एक बार एक महिला मिली। उन महिला ने वैद साहब से पूछा, ये जान के कि ये भारतीय है, कि क्या आपको फारसी आती है? वैद साहब ने उनको जवाब दिया कि हाँ आती है। ये महिला जो थी, ये आनंद कुमार स्वामी की पत्नी थी। जो आनंद कुमार स्वामी तो गुजर गए थे, लेकिन आनंद कुमार स्वामी की पत्नी थी। अब ये आनंद कुमार स्वामी की इन पत्नी से और उनके परिवार से वैद का बहुत लंबा संबंध है, लेकिन ये बड़ा, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्टिव है, इसमें एक प्रतीक है। आनंद कुमार स्वामी भी अमेरिका रहकर पश्चिमी सभ्यता को और भारतीय सभ्यता को समझने की कोशिश कर रहे थे। वैद साहब
तब तक तो आनंद कुमार स्वामी तो ये इस पर इसरार कर रहे थे कि हमारी सभ्यता की कलाकृतियों को समझा ही नहीं गया। वैद साहब एक कदम आगे गए, उन्हीं रास्ते पे चलते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारी सभ्यता को पश्चिमी लोगों ने नहीं समझा वो तो ठीक है, हमने खुद भी नहीं समझा। और इस तरह आज हमारी सभ्यता में अपनी सभ्यता के नाम पर जो समझ विकसित है, मुझे डर है कि वो सारी समझ को जब तक हम हटा ना देंगे, हमको ये भारत जितना भी थोड़ा बोड़ा टूटा फूटा बचा है समझ में ना आएगा। और वैद इसके इस रास्ते चलने के लिए थोड़ी सा हमको प्रकाश जरूर देते हैं। अब ध्रुव अगर कुछ समझ करना चाहे हाँ, तो वो समझ करें, 2 करते पंक्ति हैं। मैं 2-4 मिनट कुछ कह के अगर कुछ फिर सवाल हो तो हो, नहीं तो फिर इस बातचीत का पूर्णाहुति कर देंगे। उदयन ने जो कहा कि वो बहते हुए, उदयन ने उनकी नाव छीन ली, उनसे कहा कि वो सिर्फ बहते हुए ही हैं। मैं इसमें कुछ इस तरह से कहूं कि वो जलते हुए हैं। उदयन ने उनको उच्छृंखल आग की तरह कुछ कहा है, और पाठक की पकड़ में आग प्रायः नहीं आती है, झरती हुई राख उसकी पकड़ में आती है। जब वो किसी टेक्स्ट से, किसी लेखक में, किसी किताब में जलती हुई आग में झुलसता है तो आग पकड़ में नहीं आती, बची हुई राख उस पर झरती है, जो भी उतना तत्व उसको मिल जाए। मैं वैद से कई बार व्यक्तिगत रूप से भी कुछ कुछ बातें करता था, तो वो उनकी एक आदत ये थी कि वो बहुत करीब नहीं आते थे। आप अगर कुछ कह भी दें तो जरूर नहीं कि उसको बहुत खुल के बहुत अप्रिशिएट कर लेंगे, कुछ मन में कुछ गूंगे का गुड़ जैसा बना लेते थे, तो ये पहचानना मुश्किल था कि बात इनको अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन कोशिश करते थे कहने की। तो वो कुछ ऐसा लगता है कि उनमें जो बहुत बेचैनी, जिसको उदयन कह रहा है कि बहुत बेकली है, वो बेकली एक सचमुच अग्नि की तरह है। जब आप उनके टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसकी आंच आप तक आती है, लेकिन अंततः राख आपके हाथ लगती है। कुरेदते हो अब जो अब राख जुस्तजू क्या है, जला है जिस्म अगर दिल भी जल गया होगा। तो ऐसा कुछ जो बात है, वो गालिब को दोहराते थे ना कि डुबोया मुझको होने ने। वैद दरअसल वैद के होने ने वैद को डुबोया है। उनको ये शेर बहुत प्रिय था, ना होता मैं तो क्या होता। तो वैद के होने से जो हुआ है उनके लेखन में, वो मुझे कुछ ऐसे, उन्होंने एक जगह कहा है, उदयन तुम्हें याद होगा, वो कहते हैं कि मेरा जो मायालोक है, मायालोक उनका एक उपन्यास भी है, कि मैं अपने मायालोक को देखना चाहता हूं, पढ़ना नहीं चाहता। यानी वो जिस मायालोक में है, और वो कहते इसलिए हैं कि अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। एक गुण तो ये है कि वो लगातार भाषा की एक दृश्यावली रचते रहते हैं। उसको पढ़ना नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उसको रद्द करते हुए रचते हैं। एक रेखा खींचते हैं, मिटा देते हैं, हर वाक्य एक रेखा की तरह खिंचता चला जाता है और मिटता चला जाता है, और अंत में भाषा बचती है। लेकिन उसमें बचता क्या है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो कोई सम्यक दृष्टि वगैरह प्रदान नहीं करते हैं वैद। वो किसी दर्शन का, किसी सत्ता का सहारा भी नहीं लेते हैं, और वो पाठक को किसी तरह का ढाढ़स भी नहीं बंधाते। बहुत सी कृतियां होती हैं जो ढाढ़स बंधाने वाली होती हैं। कुछ कहते हैं ना, मनोबल बढ़ाते हैं, साहित्य के पास जाने से बड़ा मनोबल बढ़ता है, कुछ मार्ग निकल आता है, कुछ उपदेश मिल जाते हैं। वेद के लेखन में ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, जो अतीत की बात उदयन ने की, उससे मुझे याद आया कि यूरोप की तो परंपरा में ही रहा है, भारत में भी रहा है, कि क्या बिल्कुल सतत वर्तमान में आप रह सकते हैं, कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। वेद की भाषा एक निरंतर सतत वर्तमान में दौड़ने वाली भाषा है। वो ना तो अतीत की है ना भविष्य की है। और वर्तमान जितना परिवर्तित है, जिसको निराला कहते हैं प्रतिपल परिवर्तित चक्रव्यूह, राम के सामने चक्रव्यूह प्रतिपल बदल रहा है। तो ये जो प्रतिपल भाषा का जो चक्रव्यूह, भावना का, संवेदना का बदल रहा है, इसमें जीवन का वर्तमान, उसकी दृश्यावलियां, उसका भाव विभाव अनुभव लेखक कैसे पकड़ ले, ठहरा ले,
ये वैद की बेचैनी वहां बनती है। एक और है कि वो कोई आईना आपको नहीं दिखाते, लेकिन आईना नहीं है वैद के पूरे लेखन में कहीं, लेकिन आप पढ़ते हुए ये पाएंगे कि आपको अपना चेहरा दिख रहा है। ये जो अनुभूति होती है, मेरी व्यक्तिगत अनुभूति भी है, कोई आईना नहीं है, वो तो आपका चेहरा तोड़ मोड़ के फेंक रहे हैं, तोड़े चले जा रहे हैं, वो सेंस लगा रहे हैं आप में, लेकिन पढ़ते हुए आप अंत में ये आप पढ़ते हुए पाते जाते हैं कि आपका चेहरा आपको पूरा दिख रहा है उस तोड़ फोड़ में। तो ये कुछ बातें उनके लेखन में थी। अब अगर उदयन कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो कुछ सवाल जवाब हो जाए, 9:15 बज गए। हाँ बोलो बोलो। सिर्फ एक चीज मैं बोल दूं फिर खत्म। ये ना जो ध्रुव ने कहा जैसे कि ना वो उनके लिए वर्तमान भी नहीं है, अतीत भी नहीं है, ये इसलिए है एक तो मतलब वो आ रहे हैं, वैद्य ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था अच्छा खासा, और उसका बड़ा सीधा कारण भी है कि बौद्ध जो दर्शन है वो यूरोप में काफी स्वीकार्य हुआ, और बौद्ध परंपरा ये मानती है जैसे जगत को वो कंस्ट्रक्ट मानते हैं, कल्पना से बना हुआ, वैसे ही वो काल को भी कंस्ट्रक्ट मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो समय की धारणा है वो असल में काल्पनिक है, ऐसा है ही नहीं। तो वैद उस अर्थ में आपको सबसे करीब, अगर आपको मार तोड़ के जोड़ना है तो वैद का सबसे अधिक संवाद बौद्ध परंपरा से, और वैद में जो काल की उनकी समय का जो चित्र निकलता है ना, ऐसा कोई लेखक नहीं होता जिसके लेखन में समय का कोई स्वरूप न निकले, ऐसा कोई लेखक हो ही नहीं सकता। दरअसल हम तो यही समझते हैं कि लेखक होने का अर्थ ही है कि वो काल की या समय की का कोई एक नया चित्र लगा आपके सामने रखता है। अगर हम वैद के चित्र को देखने की कोशिश करें कि उनके अंदर कौन सा समय का चित्र उभर रहा है, तो चित्र वैद का वो चित्र है जो सबसे करीब पहुंचेगा बौद्धों के। बहुत सारे स्तरों पर बेचैन काल जो है, समय है, ऐसा चित्र उभर के उसमें आएगा जो कि बड़ा एक तो मुश्किल काम है, और दूसरा बहुत कम लेखक ऐसा कर सके हैं दुनिया में। हिंदी में तो या भारत में उनके जैसा कोई लेखक आपको नहीं मिलेगा। आपको पानी मिला हुआ निर्मल वर्मा का लेखन मिल जाए, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं हिंदी के जो निर्मल वर्मा में पानी मिलाते हैं। भीष्म साहनी पानी मिला के आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लेखक आजकल उनमें पानी मिलाने में लगे हुए हैं। वैद साहब में आपने पानी मिलाओ या ना मिलाओ, वो घुलते नहीं है, उनको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। तो आपने वैद साहब की नकल की और आप पकड़े गए, क्योंकि वैद साहब इतने ज्यादा ओरिजिनल राइटर हैं, इतने ज्यादा मौलिक लेखक है कि उनकी उस मौलिकता का अनुकरण, उसको इमिटेट करना असंभव है। एक तरह से ये मौलिकता का उनका आग्रह जो रहा, इसके वो चरम आग्रह पे पहुंच गए जहां उनका लेखन अनेक जगह पर अनकनेक्टेड भी है। आपको उसकी परंपरा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ये काम लेखकों का नहीं होता, ये काम आलोचकों का होता है, हमारे एकेडमिक्स का होता है, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का होता है। वो हमारे हिंदी में उतना सशक्त पक्ष नहीं है। नहीं उदयन, मैं जब 2 साल पहले अमेरिका गया था तो मुझे उनके घर जाने का मौका मिल गया था, दिन भर गुजारने का। तो वहां उन्होंने चर्चा छेड़ी के दयाकृष्ण, जो प्रोफेसर दयाकृष्ण थे दार्शनिक, के मेरी कर्म को लेके बहुत जिज्ञासाएं उनसे थी, जो तुमने बुद्ध की याद की ना, तो मेरी उनसे बात हुई। मैं चूंकि गीता वगैरह पढ़ता रहता हूं और मेरी एक समझ है कर्म को लेके, उसकी निष्कर्मता को लेके, उसकी विकर्मता को लेके,
तो मैंने अपना कुछ कहा, तो उन्होंने उसमें ये जोड़ा कि कर्म को परिभाषित करने की जरूरत क्या है। कर्म है, उसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। और वो इस अर्थ में ये बात मुझसे कह रहे थे कि जो मैं लिखता हूं, जो मेरे लिखने का कर्म है, मैं पूरी कोशिश करता हूं उसके लिखते हुए कि इसको मैं किसी भी दृष्टि से, किसी भी दिशा से परिभाषित न करूं, इसको कोई परिभाषा न दूं। ये लेखन कर्म तो है, और चूंकि ये सहज होता है और ये निश्चय ही मेरा काम्य कर्म है, मैं एक कामना करता हूं लिखने की, तो क्या मैं इसमें इतना निष्कर्म बना रह सकता हूं लिखते हुए कि ये एक अपेक्षाहीन कर्म बन सके। ये लिखना तो हो, लेकिन ये किसी की अपेक्षा से ना हो, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे समय की लेख की राजनीति आदि है, वो एक अपेक्षा से लेखन करती है। तो अपेक्षा अगर होगी तो आपका जो कर्म है वो एक तो पूरा नहीं माना जाएगा, उसमें अधूरापन रह जाएगा। इसीलिए अपेक्षाहीन कर्म, तभी तो वैद को कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, उनको साहित्य अकादमी सम्मान क्यों नहीं मिला। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वे इतने बड़े लेखक थे जो नोबेल प्राइज भी पा सकते थे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। कुछ सवाल अवाल हो तो बताओ। जी, 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो आपने, उदयन जी ने बात करी थपेड़े खाने की, तो हर लेखक की अपनी प्रेरणा होती है, लेकिन प्रेरणा के बाद आती है क्रिएटिव प्रोसेस, अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया। कुछ लोग नियम से लिखते हैं, कुछ लोग जब विचार कौन जाते हैं तभी लिखते हैं। तो कृष्ण बलदेव जी के बारे में भी, और आप लोग भी बहुत कद्दावर लेखक हैं, तो आप अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। उदयन से पूछिए पहले। वैद साहब उन लेखकों में थे जो रोज बैठते थे लिखने के लिए। मतलब जो गद्य के लेखकों के लिए, गद्य लेखकों के लिए कहा जाता है ना कि वो रोज बैठे, भले रोज लिख के वो फाड़ दें। तो आप जो भी लिखें, ये भले आप लिख के उसको फाड़ दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिखें रोज। तो वैद जहां तक मुझे मालूम है, वैद रोज लिखने वाले लेखक थे। और वैद बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे। वैद मतलब उसी तरह का, क्योंकि उनकी एक तरह की लिखाई थी। अच्छा, वैद जो है वो उसमें अरेबिक लिपि में भी लिखते थे, लिख सकते थे, क्योंकि वो सीखे थे। क्योंकि पाकिस्तान में जब वो पढ़ते थे, मतलब हिंदुस्तान में, वारी के पहले के हिंदुस्तान में पढ़ते थे, तो उन्होंने उर्दू लिपि भी सीखी थी। दरअसल वो उर्दू के भी लेखक कहे जा सकते हैं। उनकी रचनाओं में, जैसा कि प्रेमचंद के साथ भी सही है, प्रेमचंद को भी आप बिल्कुल भरोसे से उर्दू का लेखक भी बता सकते हैं। उसमें ऐसे ही प्रेम के साथ था, वैद साहब के साथ उनकी उर्दू और हिंदी दोनों ऊंचे दर्जे की थी, जानते थे। तो एक तो वैद साहब का तो ये था कि वो बिल्कुल आदर्श गद्य लेखक की तरह, और दूसरा उनका जो काम है वो बड़ा सिलसिलेवार ढंग से रखते थे। यानी वैद के अब वो सारे आर्काइव्स जो हैं, उनका लेखन किसी विश्वविद्यालय को अमेरिका के जाने की बात चल रही है, तो उसमें जो संग्राहक होगा उसको बहुत तकलीफ नहीं आने वाली है। वो शायद किसी एक विश्वविद्यालय में जाने की, कैलिफोर्निया में या कहीं जाने की बात है, कैलटेक में। अब मुझे पक्का नहीं पता है कि वो उनका नेगोशिएशन हो सका कि नहीं। अच्छा रहा मेरा, तो मैंने कहानियां जब भी या कविता जब भी लिखी, तो जब तक मुझे कविता की पंक्तियां सुनाई ना पड़े, इसलिए मैं विचार नहीं कहूंगा, जब तक वो सुनाई रहना शुरू नहीं होती, मैं लिखता नहीं। और कई बार इसलिए ये होता है कि मैं बहुत महीनों कुछ नहीं लिखता, लेकिन पढ़ता सुबह से शाम तक एक
नंबर 2, जब गद्य लिख रहा होता हूं तब मैं रोज लिखता हूं, और तब तक लिखता रहता हूं जब तक या तो उपन्यास का एक अध्याय पूरा ना हो जाए। लेकिन अध्याय शुरू होने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ता है, और जब तक मुझे ये ना लग जाए कि ये आवाज मेरी नहीं है, यह मैं सुन रहा हूं, मैं नहीं लिखता। मेरे लिए वो जैसा एक जुआरी के लिए कहते हैं ना कि जो जुआ खेलता है वो इसलिए जुआ खेलता है, ऐसा सिंगर ने कहा था, एक पोलिश लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जो जुआरी है वो अपने जुए में दरअसल कॉस्मिक इंटेंशन को देख रहा होता है। तो मुझे जब तक वो सुनाई ना पड़े और अगर वो ऐसी आवाज नहीं है जो मेरी ना हो, तब तक नहीं लिखता, क्योंकि मेरे लिए वो लिखना बैठना वो श्री विद्या जैसा है। अगर वो उस वक्त हुआ, और इसलिए मैं जोर जबरदस्ती नहीं लिख, क्या लिखता हूं जोर जबरदस्ती ये बता देता हुआ। किसी पत्रिका पीछे पड़ गई कि साहब आप फलानी चीज पर एक लेख लिख दीजिए, तो मैं उसमें अधिकतर कई वर्षों से तो अपने लिखता भी नहीं, मैं डिक्टेट करता हूँ। मैं अपने ऑफिस में हूँ अभी, तो मैं सीधा बोल देता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि लिखने का, मैं पेन से लिखता हूँ। वैद साहब भी संयोग से पेन से लिखते हैं। अब बहुत से लेखक सीधे कंप्यूटर पे लिखते हैं, मैं नहीं लिख पाता। मैं पेन से लिखता हूँ, और उसके बाद उस पेन से लिखे हुए पर वो टाइप कराता हूँ। मेरे पास ऑफिस है, मेरी पत्रिका का वो टाइप होता है। उसके बहुत लंबे समय तक आत्माराम जी करते थे उसको। अब हमारे पास जो लोग हैं, हम लोग करते हैं, हमारी मदद करते थे इस तरह से लोग, और वो कॉपी करते हैं, फिर उसमें काम करता हूँ, फिर वो रीटाइप होता है, ऐसा चलता है। मैंने कभी सीधा मुझे ईमेल टाइप करते आता है, और मैं कोई चीज टाइप नहीं, क्रिएटिव चीज या कोई निबंध लिख रहा हूँ जिसमें मैं काफी प्लेफुली कर रहा हूँ काम, मैं नहीं कर सकता। इसलिए वैद साहब और हम एक सामने है बस, कि हम दोनों स्याही वाले पेन से लिखते थे। नेक्स्ट कुछ है? मुझे कुछ कहना है, हालांकि बोलिए। आप सब विद्वानों के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी सिर्फ 8वीं तक पढ़ी और उसके बाद साइंस सब्जेक्ट्स और इंग्लिश। मैं इंदौर से हूँ और अभी अच्छा। अमेरिका में 20 साल से रह रही हूँ। लेकिन जब आपकी सब बातें सुनी तो मेरे अंदर और बेचैनी बढ़ रही थी। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ परतें खुल रही है और मैं अपने आप को ही डिस्कवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो सिंध से है, यूनाइटेड इंडिया। तो वहां से हम लोग जब माइग्रेशन जो था वो पार्टीशन के टाइम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जैसे होता है कि कोई वेदना के साथ आपका होता है प्रवास और कोई आराम से होता है। तो जो मेरा परिवार था वो काफी पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स, और फिर उसके बाद मेरे पैदा होने के, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ मेरे घर की, तो मेरे पैदा होने के 1 साल पहले हिंदुस्तान मूव हुए और बड़े बड़े जॉब्स छोड़ के आए, स्ट्रगल रही। और साहित्य के साथ कोई ऐसा जुड़ाव नहीं था, क्योंकि ज्यादा करके डॉक्टर्स इंजीनियर्स थे। और फिर मैं इंडिया में कुछ बचपन में आया भी तो छोड़ दिया, और फिर दुबई में रहे, तो हमेशा पर वो जो एक प्रवास था, एक वो बेचैनी अंदर में महसूस होती थी। और जब अमेरिका आई और काफी सालों के बाद, पिछले कुछ ही सालों से वो मेरी हॉबी, और अब थोड़ा मैं पैशनेट हुई हूँ कि अब वो समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग को सुन के अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा कोई साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं रहा, पर वो जब पूरा जैसे जैसे खुलता ही गया पढ़ते, और जैसे मैं अंदर से खिलती गई कि मुझे समझ में आ रहा है कि वो कली से फूल कैसे, और वो क्यों मैं अंदर में इतनी बेचैनी महसूस करती हूँ। और पहले मुझे इंडिया से काफी चीजें, जब दो सिस्टम्स की वो होती है कि आप जब कहीं किसी कंट्री में सेटल होते हैं, और मतलब मम्मी पापा हमेशा बिछड़ के और पाकिस्तान की बातें करते थे, तो मम्मी जैसे कभी जुड़ नहीं पाई भारत में जुड़ पाई। हमको बहुत अच्छी जिंदगी मिली, सारे भाई बहनों, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन एक वो रहता है कि वो खालीपन, जो आप जब किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, और फिर जब मैं दुबई में रहती थी वो, और फिर जब मैं मतलब इंडिया का मेरा प्रवास और अमेरिका का, तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी सारे मुझे आंसर्स मिले हैं। और एक जो मैं कृष्ण वेद जी को जानती नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य से मेरा कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं रहा, धीरे धीरे बन रहा है। और आत्माराम जी को धन्यवाद, उन्होंने काफी कुछ, मैंने निर्मल वर्मा को पढ़ा, मंटो को पढ़ा, फरीश्वर रेणु को पढ़ा। और तो निर्मल वर्मा का मुझे पढ़ के ऐसे लगा कि वो काफी प्रकृति और खुद के रहते हैं, जुड़ते हैं।
और वैजी का भी पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि मतलब जिस तरह से आप एक घर होके भी बेघर होते हैं, आप अपने आप को खोजते हैं हर वक्त, और कई बार मैं नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ क्योंकि सोच अलग हो जाती है। तो आज मुझे कई चीजों का राइट एक तरह से जैसे कहते हैं कि थोड़ा जैसे बेचैनी को थोड़ी सी डायरेक्शन मिलती है ना, वैसे है। लेकिन नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही जैसे कहा। मैं सहमत हूं आपसे। ये इस कार्यशाला का, इस संवाद श्रृंखला का यही उद्देश्य था कि युवा प्रवासी जो विदेशों में रह रहे हैं, कैसे भाषा, कैसे संस्कृति, कैसे हमारे जो बड़े लेखक हैं प्रवासी संदर्भ के, उनको जाने समझें, यही जिज्ञासा प्रकट हो, इसीलिए ये श्रृंखला थी। तो हाँ मैं मनीष जी, आप नॉस्टैल्जिया कह में रहे थे। शायद रहती थी, और अब ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं, अब इस देश से भी काफी जुड़ रही हूँ, और भारत से मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद मैं और ज्यादा जुड़ी हूँ, क्योंकि जरूर। जैसा वो एक हिंदू परिवार नहीं था, सिंधी परिवार था, और वो हिंदी साहित्य और उससे नहीं जुड़े हुए थे और कई चीजें, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं जितना अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को समझी हूँ और पढ़ती हूँ, और जितना गहरे से जुड़ रही हूँ, और मैं आध्यात्मिक ज्यादा हूँ, तो जितना जितना अभी थोड़ा मैंने कुछ कैंप्स भी काफी सारे किए और रिट्रीट्स करी, और जितना बुद्धिज्म को भी समझ रही हूँ और हर चीज को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक। तो जितना मेरे अंदर अब भारतीयता जग रही है और जिसका मुझे गर्व होता है, और जो एक जैसे बेचैनी क्यों थी क्या, और अब इस कंट्री को भी मेरे को इजी हो गया है कि उस चीज को लेना, अपने प्रवास को, और आसानी से। लेकिन जो आज आप लोगों ने कहा और आज आप लोगों ने जो परम जी, एक उसके प्रश्न लिए मुझे आप भी सबको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जी थैंक यू। जी, उमेश जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कहिए। हाँ जी, ये मैं उमेश। मेरा प्रश्न ये है कि लेखन कला जो है ये ईश्वर प्रदत्त है, या ये जो स्किल है ये डेवलप होते जाती है? उदयन तो शायद चले गए हैं। क्यों आत्माराम उदयन चले गए हैं? हाँ मेरे ख्याल से सर उनका कुछ हाँ टाइम हो गया था। हाँ, जी। तो मैं इसका जवाब देता हूं। मैं पहले ऐसा मानता था जब मैंने लिखना शुरू किया था कि लिखने की इच्छा से लिखा जा सकता है, क्योंकि मेरे पिता एक बहुत बुंदेलखंडी के बड़े लोक कवि थे, तो घर में कविताओं का बड़ा माहौल था। कवि आते थे, मैं उनको देखता था, ऐसे होते हैं कवि, ये ऐसे कविता सुनाते हैं, ऐसे इनका बड़ा प्रभाव जम जाता है, ऐसे इनको दाद मिलती है, ऐसे तालियां बजती हैं, ये कुछ पैसा भी कमा लेते हैं शायद। तो ऐसे एक कवियों की धाक में उस समय देखता था, और मुझे लगता था कि इच्छा करने से कविता लिखी जा सकती है। तो मैं कभी कभी इच्छा करके तुकें बांधता था, और मेरी वो पुरानी डायरियां अभी कहीं मैंने रख ली थी सुरक्षित, कि मैं अपनी मूर्खताओं का भी एक दस्तावेज अपने पास रखूं। तो आज मैं उनको देखता हूं और मैं ये पाता हूं और हंसता हूं उसको देख के कि इच्छा करके कविता नहीं लिखी जा सकती। यानी कुछ ऐसा है आपकी प्रकृति में, कवि मन सबके पास होता है। अभी जो मैडम कह रही थी कि हमने ये फील किया, आप लोगों की बात सुन के समझा, तो एक कवि मन, एक संवेदनशील मन सबके पास हो सकता है, कविता उसमें बसती है। लेकिन हर व्यक्ति कविता नहीं लिख पाता। कवियों की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि हम आपका दुख कह दें और आप वाह वाह कर उठें। तो कवि की प्रतिष्ठा इसमें ज्यादा है कि जैसे आपके दुख को हमने जान लिया, जैसे कृष्ण बलदेव वैद्य ने आपके हृदय में सेंध लगा दी और आप उनकी कहानी पढ़ के वाह वाह कर उठे। तो लेखक होना एक तरह से निमित्त होना है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं काफी एक आस्तिक किस्म का आदमी भी हूं, तो मैं ये मानता हूं कि प्रकृति सबको निमित्त नहीं बनाती लिखने के लिए। जैसे मसलन सबको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी निमित्त नहीं बनाती है। हालांकि आजकल तो राजनीति ऐसी हो गई है कि लोग इच्छा करके जबरन बन भी जाते हैं राजनीति में कुछ ना कुछ। लेकिन राजनीति में भले ही बन जाए इच्छा करके, दबाव डाल के, लेकिन लेखन की दुनिया में आप स्वेच्छया इस तरह से लेखक नहीं बन सकते। आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी महाप्रकृति के बीच का
कोई अंग, कोई निमित्त बनना पड़ता है। वो बनाती है आपको और पुकारती है कि आइए कुछ कह बैठिए, कुछ लोग सुनना चाहते हैं। मनीष जी मेरा का बहुत अच्छा। सवाल। कुछ कह रहे थे आप आत्मा? नहीं, आपका एक सवाल था, फिर अशोक जी भी हाँ। कुछ कहेंगे, मुझे उम्मीद है। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि अभी आपने जब कृष्ण बलदेव जी के रचनाक्रम के बारे में बात करी तो आपने भाषा और विचार की वर्तमानशीलता के बारे में कुछ बात कही, लेकिन उसके अलावा और ऐसी कौन सी बातें हैं जो कृष्ण बलदेव जी वैद्य जी के रचनाक्रम से हम जैसे प्रवासी रचनाकारों को कुछ सीखना चाहिए? एक तो ये सीखना चाहिए कि जब हम दूर दुनिया में जाते हैं अपना देश छोड़ के, या तो क्या होता है कि हमारे पास दो परंपराएं हो जाती हैं। एक तो हम अपने देश की कोई स्मृति लेके जाते हैं, हमारे माँ बाप हमें बचपन में कुछ बताते हैं कि हमारा देश ऐसा था वैसा था। कभी कभी हम लौट के भी बचपन में आके थोड़ा बहुत देख जाते हैं, हमारे माँ बाप हमें दिखा देते हैं, हम फिर लौट जाते हैं। तो हमारे देश की संस्कृति और जिस देश में हम रहते हैं उसका जो सांस्कृतिक जो भी बर्ताव है और वहाँ का लिखना पढ़ना, वहाँ का व्यवहार, हम दो तरह की चीजों में पर खड़े होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम भले ही किसी दूसरे देश में वर्षों से रह रहे हों, मन में एक तरह का परायापन रहता है। वो पूरी तरह से अपनापन नहीं बनता, उसमें एक तरह का परायापन रहता। बल्कि मैं तो ये तक कहता हूं कि जब बहुत दिनों तक रहने के बाद किसी देश में लोग अपने देश लौटते हैं तो कुछ अपने आप को प्रूव करते हैं, हम भारतीय हैं, कुछ व्याकुल होते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ ताजमहल देखते हैं, कुछ लोगों से मिलते जुलते हैं, और जैसे कुछ उनको सबूत देना पड़ रहा हो कि नहीं नहीं वो अभी भारतीय बचे हुए हैं। ऐसा मैं कई प्रवासियों को देखता हूं करते हुए, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा उनको क्यों करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप लिखने की इच्छा करते हैं दो संस्कृतियों के बीच में, तो आपकी दोनों तरह की संवेदनाएं भी होती हैं, उसमें सांस्कृतिक संवेदनाएं भी होती हैं कि आप एक खास तरह के मूल्य को छोड़ के आए हैं और एक दूसरे तरह के मूल्य में रह रहे हैं। तो आपको इतना ज्यादा अपने आप को बचाना पड़ता है कि आप किस पक्ष में खड़े हैं। हालांकि लेखक को कोई पक्ष वक्ष नहीं लेना चाहिए, लेखक एक तरह से निरपेक्ष होता है, निष्पक्ष होता है, लेकिन उसके अंदर एक सबसे, इसलिए मैं प्रवासी जो बहुत सारा लेखन है मैं देखता रहता हूं, आत्माराम की पत्रिका में भी देखता हूं, कविताएं, कहानियां, टिप्पणियां पढ़ता हूं, विश्व हिंदी सम्मेलनों के लेखकों के दस्तावेज भी देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि उसमें एक कोई स्थिर बिंदु उन लेखकों ने, ज्यादातर लेखकों ने नहीं खोजा है। बहुत कम लोग हैं, जैसे मॉरिशस में हमारे एक मित्र थे अभिमन्यु अनंत, वो अच्छा उपन्यासकार भी थे, कथाकार भी थे, मैं उनसे मिला भी हूं। कुछ और तो ऐसे लोग हुए हैं जो कुछ रेयर कर पाते हैं। एक लहरों की बेटी, उनका बड़ा अच्छा उपन्यास है जो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने लिखा था। तो आपको इस जद्दोजहद में रहना पड़ता है कि आप दोस्त जो वैद के संदर्भ में मैंने चर्चा की और आपने याद भी किया, इसीलिए वैद कहते हैं कि मैं किसी अलगाव से और अवसाद से निरपेक्ष रहता हूं, चाहे मैं अमेरिका में रहूं चाहे भारत में। क्योंकि अगर मैं इस अलगाव और अवसाद को ढोऊंगा अपने देश का और यहां का, तो मैं एक अधकचरा लेखक बन जाऊंगा, उसकी संभावना ज्यादा होगी। यानी जैसे वैद ने ये चुना कि वो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, लेकिन उन्होंने जीवन भर हिंदी में चुना, हिंदी में लिखना चुना। उन्होंने फारसी और उर्दू और पंजाबी के शब्दों को भी उसमें शामिल किया, तो उनकी एक अलग तरह की हिंदुस्तानी जुबान बनी। तो ये आप तय कर सकते हैं कि अगर आपको अपने ही देश की याद आती है अमेरिका में रहते हुए, तो आप अपने देश की भाषा में अपने देश की याद करिए, कुछ लिखिए, कहानी लिखिए, कथा लिखिए, कुछ रोमांटिक हो जाइए, अपने देश के बारे में रोमांटिक लेखक बन जाइए, कौन रोकता है आपको। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कहीं पिसते हैं, ऐसा जैसा कि मैं बहुत सारे प्रवासी लेखकों की कविताएं, कहानियां पढ़ के अनुभव करता हूं कि कोई ऐसा एक कोई जगह नहीं है जहां वो टिके हुए दिखते हो। कुछ एक बहुत सी लेख की अस्थिरता, दो पाटों के बीच में बाकी बचाना कोई जैसी स्थिति बन जाती है।
तो वो आपको उस अवसाद और अलगाव को, ये आपकी चेतना पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी एकाग्रता को, लेखकी एकाग्रता को साध लें। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है कि जब आप बहुत ज्यादा समय भारत से बाहर रहते हैं, तो जो आपका एक मूल स्वभाव होता है, मूल रूप होता है, जो कि आप भारतीय, वो आप अपने आप से अलग नहीं कर पाते कभी भी। मतलब हाँ, रोज ये हमें, मैं सुबह से उठ के रात के सोने और नींद में भी, कि हमारी ये भाषा है या हमारी ये अपनी एक पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि इस कंट्री ने हमको अडॉप्ट किया, क्योंकि हमने इस कंट्री को, अभी भी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते कि अमेरिका ने हमको एक्सेप्ट किया, हम उसके सिटीजन बने, लेकिन हमने इसको कितना एक्सेप्ट किया, हम पूरी तरह से बदल तो नहीं सकते ना अपने आप को। कहीं ना कहीं वो हमारी एकाग्रता को भंग तो करती है ना, क्योंकि जो हम हैं उसे हम अपने आप को अलग कैसे करें। वही दिक्कत है मैडम कि हम ऊपरी तौर पर तो एक सभ्यता को अपना लेते हैं, लेकिन हमारी आंतरिकता में, हमारे भीतर एक लगातार द्वंद्व चलता रहता है, हम उसको नहीं अपना पाते हैं। और ये आजकल जो, जैसे उदयन शुरू में कह रहा था ना कि अब प्रवास का अर्थ बदल गया है, जो मैंने भी शुरू में कहा कि आज हम इतने बड़े कोरोना काल और संकट से गुजर रहे हैं जिसमें अमेरिका और भारत दोनों परेशान हैं, और दोनों के मनुष्य, अब उसमें भारत के भी हैं, अमेरिकन भी हैं, हर तरह के लोग हैं, सब परेशान हैं। और प्रवासियों को हम ढो रहे हैं एक दूसरे देश में, तो क्यों ढो रहे हैं? एक हमारा संवेदनात्मक रिश्ता है, और उस संवेदनात्मक रिश्ते को दुभाते हुए हमारे हवाई जहाज क्रश हो जाते हैं। तो हमारे ऊपर दुख की, पीड़ा की एक दोहरी मार भी पड़ती है। यानी ये इस तरह की दूरियां हैं, भौतिक दूरियां जो हैं, जो हमारे अंतरंग पर बड़ा आघात करती हैं, बहुत पीड़ा पहुंचाती हैं। तो इस पीड़ा को अब रचने की एक नई चुनौती उन प्रवासी लेखकों पर भी है, जो, जैसे मैं आज कहता हूं आपको कि लेखक समुदाय के लिए, जो हमारी पीढ़ी के लेखक हैं या और जो बाद में होंगे, जो वे लेखक आज इस बड़ी महामारी को, जैसे कभी प्लेग फैली थी तो बड़े बड़े लेखकों ने प्लेग पर उपन्यास लिखे थे ना, अल्बेयर कामू ने लिखे थे जी, है ना, इन्फ्लुएंजास फैले थे पहले विश्व युद्ध में, तो बहुत सी कृतियां आई थी। चेखव जैसे कथाकारों ने वार्ड नंबर 6 जैसी कहानी लिखी, है ना। तो आज एक क्रिएटिव समुदाय के पास, जो बहुत संवेदनशील समुदाय है, जो इस विश्व महामारी में जी रहा है और दुनिया के हर देश की परेशानी देख रहा है, तो आपके सामने कितनी बड़ी संभावना है रचने की। यानी पहले तो आपके पास अपने देश का जीवन होता था, अपने मोहल्ला पड़ोस का, कस्बे का, गांव का, तो लोग गांव के कस्बे के लेखक हो जाते थे। आज आप एक ऐसी व्यवस्था में हैं कि आप पूरी दुनिया के लेखक हो सकते हैं, आप कहीं भी रहते हो। मतलब कि वो दोनों पीड़ाएं भी अपने भीतर लेनी और दोनों क्यों सुख नहीं, भी अपने भीतर लेने। क्यों नहीं? जब मनुष्य जाति आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से और तरह तरह से इतनी पास चली आ रही है एक दूसरे के, और इतने साधन जुट गए हैं अभिव्यक्ति के, सूचना के, आपस में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इस संवाद के, तो हमारी दुनिया एक अर्थ में इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपने गांव, कस्बे और शहर का ही क्यों, हम पूरी पृथ्वी का भार उठाने के लिए तैयार हो। हम पूरे पृथ्वी के लेखक बने, हम विश्व समुदाय के लेखक बने, हम विश्व नागरिक बने। आज तो विश्व नागरिकता की बात होने लगी है ना, तो विश्व नागरिक के रूप में हम एक वैश्विक लेखक भी हो सकते हैं, हम पूरी पृथ्वी के जीवन की संवेदना से जुड़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी संभावना आज लेखक के सामने खुल गई है कि पहले साहब रेणु जी तो सिर्फ गांव के लेखक थे, या प्रेमचंद जी गांव के लेखक थे, लेकिन वैद्य जैसे लेखक या निर्मल वर्मा जैसे लेखकों को जब हम पढ़ते हैं, या हम यूरोप के बहुत से लेखकों को पढ़ते हैं, रूस के लेखकों को पढ़ते हैं, हम दोस्तोयेवस्की को पढ़ते हैं, या मार्क्वेस को पढ़ते हैं, या बोर्खेस को पढ़ते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि हम एक बहुत बड़ी वैश्विक बिरादरी के लेखक भी हो सकते हैं, उसकी संभावना बन गई है। तो हमें अपने हृदय का जो पाठ है वो बहुत चौड़ा हो जाएगा, हमारा हृदय का बहुत विस्तार हो जाएगा, और हमें उस विस्तार को अनुभव करके लेखक बनना चाहिए। आशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अनम्यूट करिए अपने को।
नहीं, मैं सुन रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है आप सबकी बातें सुन के। क्या अच्छा लग रहा है आपको, बताइए जी, आपको अच्छा मैं क्या तो लग रहा है? जैसे मेरी तो स्थिति ये है कि मेरा बैकग्राउंड तो मैं तो विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो हाँ, हिंदी तो, लेकिन हिंदी में रुचि हमेशा रही है। हिंदी की पत्रिकाएं हिंदुस्तान में पढ़ी, शादी के बाद यहाँ आ गई। और लेकिन अब मेरे को ये मतलब बैकग्राउंड मेरा ऐसा नहीं था कि साहित्यकारों का या कवियों का था, लेकिन मुझे खुद को अपने आप से जब यहाँ आके ना कभी कभी मन बहुत उदास होता था तो एक लिखने की प्रेरणा जगाता था, तो उस तरह से मैं थोड़ा बहुत लिखने लगी। बाकी मुझे कुछ विशेष लिखना आता नहीं। चलिए, आपको अगर पढ़ना और सुनने में आपकी दिलचस्पी है, ये भी कम दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कविता की एक परंपरा रही है। कबीर कहते थे कि आंखन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी, और नानक कहते थे सुनिए। हमारे देश में दोनों तरह की परंपरा है कि आंखन की देखी से भी उतना ही ज्ञान उपलब्ध होता है जितना सुनने से होता है। अकेली कागज की लेखी से सचमुच नहीं होता है। इसलिए वैद साहब इच्छा रखते थे कि उनकी कहानी उसी तरह जोर से पढ़ी जाए जैसे महाभारत की कथा सुनाई जाती है। तो सुनने का एक बहुत बड़ा गुण है, तो सुनना तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो महाभारत पढ़ी ही नहीं आज तक पूरी, सच बताऊं तो। मैं बचपन से सुनता था। जब मैं बहुत लिखने पढ़ने में संलग्न हुआ तब मैंने उसका लिखित रूप भी देखा। मुझे पूरी महाभारत सुनने से आई, बचपन से आई। तो सुनने में जो शक्ति है वो पढ़ने में तो सचमुच बहुत कम है। इसीलिए वैद इच्छा करते थे कि उनकी कहानियां जोर जोर से सुनाई जाए, उनका प्रवचन किया जाए, मतलब ऐसा भी कहते थे शायद। संध्या जी आप कुछ कहें, कुछ शब्द। संध्या जी सिंगापुर से हैं, हिंदी सेवी हैं और प्राध्यापन करती हैं, आप सब लोग जानते हैं। नमस्कार सबको। और बहुत बहुत एक अच्छी शुरुआत की है आत्माराम जी ने, और वाकई इतना नहीं मालूम था। मतलब मुझे जितनी आज चर्चा हुई है उनके बारे में, वैद्य जी के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। और लेखन के बारे में किस प्रकार से विचार उनके प्रवासी उसमें रहे और कैसे उन्होंने इस चीज को बढ़ाया आगे। तो हम जैसे जो अभी सीख रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी होगा। और ध्रुव जी की कविताएं मन से कई बार पढ़ी है मंच पे, जब भी डालते हैं आत्माराम जी, तो वो वैसे ही उनसे हम लोग कविताओं के माध्यम से परिचित थे और आज देखने और सुनने का मौका मिला। और मैं जैसे इस पर मैं भी विश्वास करती हूँ, कबीर ये भी कहते थे सुनो भाई साधो। तो सुनना वाकई बहुत जरूरी है, लिखना उसके बाद होता है। कुछ लोग पहले लिखते होंगे। और तो ये एक जो बात आज शुरू हुई है ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है। और उदयन जी और ध्रुव जी दोनों लोगों ने जिस प्रकार से उनके रचना संसार को, वैद्य जी के रचना संसार को रखा है, ये एक वीडियो की तरह मुझे लग रहा है बन रहा है और आगे और भी लोग इसे देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मैं अभी यही कहूंगी बस। चलिए संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही जो आपने पकड़ा है। हाँ जी, धन्यवाद। अशोक जी आप भी कुछ शब्द कहना चाहेंगे? अशोक जी न्यूयॉर्क में रहते हैं और जी अशोक जी। संध्या जी नमस्ते, आपके दर्शन बहुत दिन बाद हुए। मनीष नमस्ते। एंड ध्रुव जी, आपकी चर्चा तो बहुत देर से सुन रहा हूँ, कुछ चीजों से सहमत नहीं हूँ। शायद मैं, चर्चा का मतलब वही होता है। बताइए। तो कई बातें जैसे शुरू करते हैं कि अगर हम कृष्ण बलदेव वैद्य जी की बात करें, उन्होंने इतना समय लगाया, इतनी पुस्तकें लिखी और विद्वान थे। समय समय की बात होती है, तो समय जो आज है, आज हम ग्लोबल समय, मतलब सारे देश हमारे पास आ चुके हैं और कम्युनिकेशन हमारा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम आज अमेरिका में इस समय बैठकर हम 4 कंट्रीज के लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं था। हाँ। और जो चीज हमें सीखनी चाहिए कि अब हमारी लेखनी या रचनाएं एक कमरे में बंद रहने उनको रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास चैनल्स हैं, तरीके हैं उनको शेयर करने के लिए। तो इतना काम उन्होंने किया और वो बाहर नहीं आया। मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ, लिखता तो नहीं, एक संकलन है जिसमें मैंने मेरी पसंद की कविताएं पब्लिश की हैं, मेरी खुद की नहीं, लेकिन फैज गालिब से लेकर दिनकर निराला और
महादेवी वर्मा, जो भी कविताएं मुझे पसंद जी। लगभग 10 सालों से काम चल रहा, और मुझे ताजुब हुआ जब मैंने वैद्य जी का नाम आत्माराम जी के थ्रू मुझे मालूम हुआ कि ये भी कोई एक हस्ती थे जो अमेरिका में रहते थे, उनके बारे में मैंने नहीं सुना है। सो इतना इतना एकांतपन या एकाकीपन या इतना नेग्लेक्टेड नहीं होना चाहिए था। उनको कवरेज या उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए था, लोगों को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। तो एक हमें ये जानकारी अब वैसे थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन मुझे जानकर दुख हुआ, खेद हुआ कि मैंने इंटरनेट पर सर्च भी किया, लेकिन उनकी कविताएं ढूंढना मुश्किल काम है। नहीं, वैद्य कविताएं नहीं लिखते थे, सिर्फ कहानी, उपन्यास, निबंध, डायरीज और नाटक लिखते थे। उन्होंने कविताएं कभी नहीं लिखी। अच्छा, ओके। तो फिर भी जो है उनके बारे में अगर मुझे आत्माराम जी के थ्रू मालूम पड़ा तो मुझे जानकर दुख हुआ कि मैं अमेरिका में इतने सालों से रह रहा हूँ, साहित्य से जुड़ा हूँ किसी तरह से। आत्माराम जी, आपको एक बात की तरफ मैं ध्यानाकर्षण करूं थोड़ा सा। जी जी सर। और अशोक जी की तरफ भी बीच में टोकते हुए, असल में मुश्किल ये रही है भाई साहब कि जो प्रवासी लेखकों और भारतीयों के नाम पर जो आवाजाही आफ्टर इंडिपेंडेंस होती रही भारत से दूसरे देशों में, उसकी एक विडंबना ये रही है कि आम तौर पर आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ही तरह के लेखक नहीं होते, कई तरह के होते हैं, छोटे बड़े मझोल। तो अक्सर मेरा अनुभव व्यक्तिगत ये है कि ऐसे लेखक, और ये उन संस्थाओं की गलती है, आप लोगों की नहीं है, जो उन देशों में संस्थाएं काम करती हैं, वे ऐसे लेखकों से आपका परिचय करवाती आ रही हैं वर्षों से, जिनको मैं बहुत सारे लोगों को तो लेखक मानने के लिए भी तैयार नहीं। आपको मालूम होगा, आपके अमेरिका में ही बहुत से लेखक कवि सम्मेलनों के नाम पर जाते हैं, कवियों के नाम पर, और अपनी पत्नियों की बुराई करके और चुटकुले सुना के लाखों रुपए लेके लौट आते हैं। तो वो तो हिंदी के लेखक नहीं है, वो हिंदी के प्रतिनिधि लेखक भी नहीं है। मंचीय कवियों की बात हो रही, ये काम तो वही एक पहला, ये एक कैटेगरी ये है जो बहुत स्थूल कैटेगरी है। फिर दूसरी कैटेगरी वो है जो प्रवासी लेखक आपस में कविताएं, कहानियां वगैरह लिखते हैं। उनके साथ जो हिंदी के श्रेष्ठ अच्छे लेखक हैं, उनका कोई इंटरेक्शन विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से हो सकता था, लेकिन प्रायः ये ऐसा हुआ कि विश्व हिंदी सम्मेलनों के मंच पर लेखक तो प्रायः होते ही नहीं है, नेता होते हैं, और एकाध वहां का स्थानीय लेखक बैठ जाता है। मॉरिशस वगैरह में तो यही होता है, ये मैंने देखा है। तो जो हिंदी की वास्तविक लेखन और वास्तविक राइटर्स हैं, उनसे हमारे बाहर के लोगों का अपरिचय संस्थाओं के कारण है, उन लेखकों के कारण नहीं है। लेकिन चित्रा मुद्गल जी ने तो ये कहा था जब वो अमेरिका में मुझसे मिली कि 33 साल में भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं फिर प्रवासी साहित्यकारों को पूरा, क्योंकि उनको दो तरह के अनुभव है, उनको एक भारत का और एक बाहर का, जिसको हम ग्लोबल एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो क्यों नहीं उनको पूरी तरह से सम्मान दिया गया या स्थान दिया गया? क्यों? नहीं, मैं देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ये बहस बदल जाएगी, अपन लोग बहुत नीचे आ जाएंगे। बहस तो बदली हुई है, मुझे क्या लगा कि बहस, मैं ये बातचीत बिल्कुल करने के लिए मैंने अनुमति भी नहीं दी है आत्माराम को कि मैं वैद्य साहब से उतर के एकदम यहाँ आ जाऊंगा, इतने नीचे में नहीं आ पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। मैं साहित्य की राजनीति पर बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उन संस्थाओं की भूमिका पर रेखांकित कर रहा हूं। भाई, जैसे अमेरिका कोई लेखक जाते हैं तो यहाँ की देश की एम्बेसी, उनकी संस्थाएं उनकी रिकमेंडेशन पर जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ की संस्थाओं में जड़मती लोग बैठे हैं तो वो जड़मतियों को ही वहां भेजेंगे। नहीं, मैं लेखकों को क्यों भेजेंगे? जरूर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बात करूं। हाँ, तो वो एक अलग मुद्दा है, कौन आता है, क्यों आता है, मुझे उसकी पूरी जानकारी है। मैं ऐसी संस्थाओं से भी जुड़ा रहा हूं और अब नहीं भी जुड़ा हूं, दोनों चीजें हैं। तो वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब यही था, ये संस्थाएं नहीं है जो आपके लेखकों को बाहर ले जाकर उनका नाम उजागर करती हैं। लेखक का अपना काम भी बोलना चाहिए। लेखक का भी काम है कि उसकी जो किताबें हैं, उसका साहित्य है, कहीं से बाहर निकल कर आए। अमेरिका में ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो लोकल हमारे साहित्य को बढ़ावा देती हैं।
अक्सर ये देखा गया कि राजनीति उसमें होती है और उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम बात साहित्य की कर रहे थे, तमाम सारे मुद्दे, और मेरे मन में था कि आपने कई सारी बातें कही थी, इंटरेस्टिंग डायलॉग्स थे जिनके बारे में मैं अपने विचार देना चाह रहा था कि जैसे आप क्या लेखक बन सकते हैं, मेरे अपने विचार हैं, आपने बोला नहीं बन सकते, मेरे विचार है बन सकते हैं। तो इन मुद्दों पे बात करनी थी। या फिर अगर प्रवास के लेखन की बात करनी, एक प्रवासी साहित्य का अगर नाम लीजिए आप, तो लोग हेय की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने 2 लाइन लिखी और बोले कि मैं कवि बन गया हूँ या मैं लेखक बन गया। तो अगर ये मुद्दों पर बात करनी है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता एजेंडा क्या है, तो मैं ज्यादा फिर चर्चा का हिस्सा नहीं बन नहीं नहीं, मैं ये अपने बात पर इसलिए दृढ़ हूं कि जिस तरह से आप इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, उस तरह से तो आप लेखक बन ही नहीं सकते। आपको लेखक होने के लिए, मैं तो यहां तक कहता हूं भारत की परंपरा से, कि शायद साक्षर होना भी जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से बड़े लोक कवि देखे हैं जो अच्छे अच्छे आधुनिक कवियों से बड़े कवि हैं और जो साक्षर भी नहीं, नाम और जिन्होंने ओरल ट्रेडिशन की कविता की, महान कविता की, उंगलियों पे नाम गिने जा सकते ना। और वो जो कविताएं हम पढ़ते हैं वो शायद किसी ने ठीक की होगी। तो अगर कबीर दास के दोहे हम देखते हैं, सारे मात्राओं में हैं, किसी ने तो ठीक से लिखे होंगे ना। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो सुनने की और उसकी बात अभी हो रही थी, जी जी, हमारे भारत के ग्रामीण लोग जो निरक्षर होते हैं, अभी भी हैं बहुत सारे, लाखों की तादाद में, वे रामायण का अर्थ किसी रामायण के स्कॉलर से बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो अवधि के हैं, उनको अवधि समझ में आती है। तो वही कह रहे हैं कि साक्षरता, डिग्री, सुविधा, ये सब संपन्नता पाके भी कोई होना चाहे लेखक, आपने और एक अगर प्रकृति उसको निमित्त नहीं बनाती तो वो नहीं हो पाएगा। आपने ध्रुव जी एक बात कही थी सुनने की, और तो अगर कभी बनना है, देखिए सफलता के लिए 1% इंस्पिरेशन 99% पर्सपिरेशन होता है। उसी तरह कविता लिखने के लिए भी, अगर आपको पता ही नहीं कि कविता क्या होती है, आपने पढ़ा नहीं बड़े बड़े लोगों को, कोई उठा के मेरे मन में विचार आए और आमद आई और मैंने लिख दिया, यू नो व्हाट, इट्स नॉट पोएम। अगर आपको पता है, आपने 1000 किताबें पढ़ी हैं, इसके बाद आपने एक लाइन लिखने की हिम्मत की है, तो आप कविता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरे पिता की एक और बड़ी थ्योरी थी। मेरे पिता लोक कवि थे, बुंदेलखंडी के जी। तो उनके समुदाय में मैं छोटा था, तो मैं सुनता था, वो लोग बात करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ाकू होना भी लेखक की मौलिकता में बाधा है। वो पढ़ लीजिए, नॉलेज कॉपी कैट नहीं करना। तो आप मेरी बात को इस तरह से काट रहे हैं कि भाई कभी पैदा हुआ तो पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इस जिद नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे अन्य नैमित्तिक काम्य कर्मों की इच्छा करते हैं सहज ही, कि घर बना लेंगे, ये तरक्की कर लेंगे, ये एम्बिशन पूरा कर लेंगे, ऐसी कोई सामान्य सी इच्छा करके आप लेखक नहीं बन सकते। इस अर्थ में मैं कह रहा हूं, इच्छा करके तो आप सब कुछ बन सकते हैं, आपकी इच्छा उतनी बलवती होनी चाहिए, वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन सामान्य तौर पे जो इच्छा करके लोग कुछ बनते हैं, लोग तो इच्छा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बन पाते, फिर तो लेखक होना बहुत बड़ी बात है। मेरा ये एक शेर सुनाता हूँ, छोटा सा शेर। सुनाइए। मंजिलें उनको मिली जो चल पड़े, और जो बैठे रहे बैठे रहे। क्या बात है। हाँ ठीक है, जाहिर है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होता नहीं है। तो हर एक चीज के विचार से ये जो है हमेशा ही रहता है कि 2 तरह के जॉन ग्रिसाम भी कहते हैं कि रोज एक पन्ना रोज लिखिए, और वो बहुत बड़े लेखक है। और वहीं पे बुकोस्की कहते हैं कि जब तक बांध फाड़ के कविता नहीं निकले तब तक कविता नहीं लिखिए। हाँ। तो ये दो है तो हमेशा बना रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो लिखाई है या जो कोई अंदर से एक आशीर्वाद है, जो तरंगों की तरह या एक कुछ महसूस होता है और वो बहता है। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि मुझे डांस का शौक है तो मैं नाचती थी, लेकिन जब वही हम ट्रेनिंग लेते हैं कथक की और उसमें पॉलिश्ड होते, तो ज्यादा लिखने पढ़ने से हम पॉलिश्ड होंगे, पर अंदर में जो एक बीज है लेखक का, जो आप लेखक बनते, वो जो बीज, वो मैडम, मैं आपको 2 घंटे से अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं शमशेर, उनकी एक रुबाई सुनाता हूं, तो आपको लगेगा कि लेखक होना
वाकई बहुत कठिन है, बल्कि कुछ भी होना कठिन है, आदमी होना भी कठिन है, सभी कुछ होना कठिन है। तो मैं शमशेर की एक रुबाई सुनाता हूँ, थोड़ी ये बात बदल दीजिए। इरशाद साहब सुनाइए, सुनाइए। शमशेर कहते हैं जी। कि हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे। हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे। होना था समझना न था कुछ भी शमशेर, वो होना भी कहाँ था जो हम समझे थे। वाह, बहुत बढ़िया, होना बहुत बढ़िया। था समझना न था कुछ भी शमशेर, क्योंकि कुछ ऐसा होना होता है इस दुनिया में जो समझे बगैर हो जाता है। होना था समझना न था कुछ भी शमशेर, वो होना भी कहाँ था जो हम समझे थे। हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे। क्या बात। मैं अब विश्वास जी से आग्रह करूंगा, विश्वास दुबे जी जिन्होंने इस पूरा इसका टेक्निकल पक्ष संभाला, उनका उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा चला ये काम। नहीं, आत्माराम जी बहुत अच्छा आयोजन था, और ध्रुव जी और वाजपेयी जी को सुनकर काफी अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। और आत्माराम जी, आपको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे भी ऐसा करते रहेंगे और हम लोग सीखते रहेंगे। यही शायद गर्भनाल का मोटिव भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम जी। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः अपन को 2 घंटे हो गए हैं जी, और इतनी लंबी बातचीत और काफी अच्छी, और कुछ मित्रों ने जो इसमें भागीदारी की और बिल्कुल एक ऑनेस्ट श्रोता की तरह, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद। बहुत। गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पता नहीं आपके यहाँ सुबह हो गई या रात, मुझे पता नहीं, मेरे देश में रात हो गई है। और आप बस रहिए, सब लोग अपना ध्यान रखिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।